चैप्टर 141। पिता क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी और वह पूरा दिन बाहर थी, मैडम ली ने जियांगक्सिया पर्वत पर बिताए अपने समय के बारे में संक्षेप में बताया और फिर थकान के लक्षण दिखाए। हालांकि अन्य लोग अभी भी सुनना चाहते थे, इस समय बहुत अधिक प्रश्न पूछना उचित नहीं था। बुढ़िया बोली, ठीक है, आसमान में पहले से ही अंधेरा है। सब लोग वापस जाओ और आराम करो। हम कल और बात कर सकते हैं। जल्द ही सभी लोग बुढ़िया के आंगन से चले गए। यान झिगाओ मैडम ली के साथ मुख्य प्रांगण में लौट आए। उनके पीछे यान वेनबिन और यान येहुआन यह देखकर कुछ निराश हुए कि उनके पिता शुंगक्सन कोर्टयार्ड में नहीं गए थे। यान येशुन कुछ उदास दिखे। पिताजी अब माँ से मिलने में बहुत कम समय बिताते हैं। यह सुनकर यान वेनबिन ने तुरंत चारों ओर देखा और यह देखकर कि हर कोई कुछ दूरी पर था और उसने अपनी बहन की बातें नहीं सुनी थी, उसने राहत की सांस ली। फिर कुछ हद तक तिरस्कार पूर्वक बोला, बहन, इस बात पर ध्यान दे कि आप भविष्य में लोगों को कैसे संदर्भित करती हैं। यान येहुआन चौंका, फिर गुस्से से यान वेनबिन की ओर देखा। क्या क्या अब तुम भी हर किसी की तरह बनने जा रहे हो? मेरी अपनी माँ को माँ कहने में क्या हर्ज है? यान वेनबिन चिंतित और निराश दोनों थे। इस तरह का व्यवहार केवल आंटी के लिए दुर्भाग्य का कारण बनेगा। क्या आपको याद नहीं है, पिछली बार क्योंकि हम गलत बोल गए थे, दादी ने आंटी को डांटा था और पिता ने भी उनके लिए बात नहीं की थी। जाहिर है, पिता की नज़र में हम जिस तरह से लोगों को संबोधित करते हैं वह भी अनुचित है। यान येशुन का गुस्सा भड़क गया। नियम नियम, यह सब नियमों के बारे में है। पाठ के दौरान मास्टर शेन नियमों के बारे में बात करते रहते हैं और अब आप भी नियमों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहले कब नियमों की परवाह की थी? क्या पिताजी अब भी हमसे उतना ही प्यार नहीं करते थे? सिंगझोउ शहर में आने के बाद से सब कुछ कैसे बदल गया? यान वेनबिन बहुत देर तक चुप रहे। दीदी, हमें वास्तविकता को पहचानना होगा। चाचा सही थे, अब जबकि हमारे बड़े भाई और बड़ी बहन हमसे अधिक निपुण हैं, पिता का दिल धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित हो गया है। यदि आप इसी तरह हंगामा करती रहेंगी, तो पिता हमें और अधिक नापसंद करने लगेंगे। यान येशुन स्तब्ध रह गया और बड़बड़ाया, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन पिता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी सबसे प्यारी बेटी मैं ही थी। यान वेनबिन को कुछ हद तक थकावट महसूस हुई। पिताजी अब भी हमसे प्यार करते हैं, बस उन्होंने हमारे बड़े भाई और बड़ी बहन के साथ भी अपना प्यार साझा किया है। इसलिए बहन, हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, न केवल आंटी के लिए, बल्कि अपने लिए भी। हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। यान येशुन ने सूंघा, उसके होंठ चुपचाप एक दूसरे से चिपक गए। थोड़ी देर बाद वह रोते हुए बोली, मैं कोशिश करूंगी। मैडम ली और यान झिगाओ के मुख्य आंगन में लौटने के बाद जोड़ी ने बिस्तर पर लेटने से पहले हाथ धोया। बिस्तर पर मैडम ली ने यान झिगाओ को दिन की सैर के बारे में विस्तार से बताया। यह सुनकर कि छोटे राजकुमार ने सबसे बड़ी बेटी को एक पॉकेट घड़ी दी है, यान झिगाओ, जो अपने तकिए के सामने झुका हुआ था, आश्चर्य से सीधा बैठ गया। क्या छोटा राजकुमार हमारे दाओहुआ के प्रति बहुत उदार नहीं है? पॉकेट घड़ी एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसने केवल सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। जब वह अपने कर्तव्यों की रिपोर्ट करने के लिए प्रांतीय राजधानी में गया, तो उसने किसी भी उच्च पदस्थ अधिकारी को इसे पहने हुए नहीं देखा। ऐसी बहुमूल्य पश्चिमी वस्तुएं, जो शायद ही कभी विदेशी राज्यों द्वारा श्रद्धांजलि के रूप में दी जाती थीं, केवल शाही परिवार के सदस्यों या सम्राट के विशेष अनुग्रह वाले मंत्रियों के स्वामित्व में थीं। यान झिगाओ ने उदास होकर सोचा कि इतनी भागदौड़ के बावजूद उसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी, फिर भी उसकी सबसे बड़ी बेटी ने सबसे पहले उसे पकड़ लिया था। मैडम ली सोचने से पहले एक पल के लिए चुप हो गईं। शायद छोटे राजकुमार को लगता है कि दाओहुआ का व्यक्तित्व सुखद है, उसके साथ मिलना जुलना आसान है। यह सुनकर यान झिगाओ को संदेह हुआ। घर की 4 युवा महिलाओं में से वह मानते थे कि येहुआन और येशुन का स्वभाव अच्छा था। सबसे बड़ी बेटी स्पष्टवादी और जिद्दी थी, यहाँ तक कि अपने पिता से बहस करने की हिम्मत भी करती थी। इसे अच्छा स्वभाव वाला कैसे माना गया?
यह देखकर कि यान झिगाओ आश्वस्त नहीं थे, मैडम ली ने जल्दी से कहा, लोगों के बीच मेलजोल की शुरुआत पहली छाप पर निर्भर करती है, रिश्ते को जारी रखना चरित्र पर निर्भर करता है। हमारी दाओहुआ ने अपनी ओर से घमंड किए बिना न केवल घर की 3 लड़कियों से तुलना की, बल्कि मिस झोऊ से भी तुलना की। मेरा मानना कि वह अतुलनीय है। यदि यह आपकी बेटी के लिए नहीं होता, तो क्या मिस झोऊ को मोती के हेडड्रेस का पूरा सेट मिल सकता था? यान झिगो पूरी तरह से सहमत नहीं थे। दाओहुआ ने अभी तक नियमों को पूरी तरह से नहीं समझा है। उसने लिटिल प्रिंस के प्रति जानबूझकर कार्य करने का साहस भी किया। यह केवल इसलिए था क्योंकि लिटिल प्रिंस ने इसे दिल से नहीं लिया, अन्यथा यह कितना अजीब होता। यह लिटिल प्रिंस के दिमाग में वेनबिन और दूसरों की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आपको उससे इन चीजों के बारे में और बात करने की जरूरत है। बाहर इतना जिद्दी मत बनो, खासकर लिटिल प्रिंस के सामने, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हर कोई लाड प्यार देता है। अन्य लोग उसे खुश करने की होड़ कर रहे हैं। जब ऐसा करने का समय हो तो उसे अपना सिर झुकाना चाहिए, और सिर्फ इसलिए संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके पास एक जीवन बचाने की योग्यता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह एहसान भी एक दिन खत्म हो सकता है। यह देखकर कि मैडम ली ने कोई जवाब नहीं दिया, यान झिगाओ ने पलटकर देखा और मैडम ली को जम्हाई लेते हुए देखा। उसका चेहरा बेपरवाह था। अरे, क्या तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैडम ली ने जम्हाई ली और सिर हिलाया। मैंने आपकी बात सुनी, महाराज। मुझे लगता है कि आप बहुत अधिक चिंता कर रहे हैं। बच्चों की बातचीत को वयस्कों के मानकों से न आंकें। लेकिन क्या छोटा राजकुमार एक साधारण बच्चा है? यान झिगाओ मैडम ली के रवैये से कुछ हद तक असंतुष्ट थे और उन्होंने बाद में अपने बड़े बेटे से बात करने का फैसला किया और उसे सबसे बड़ी बेटी पर नजर रखने के लिए कहा। यह देखते हुए कि मैडम ली को इतनी नींद आ रही थी कि आगे बढ़ना संभव नहीं था, उन्होंने बातचीत को लंबा नहीं बढ़ाया और रोशनी बुझाने के लिए नौकरानियों को बुलाया और दंपति बिस्तर पर चले गए। दूसरा घर। यान येहुआन ने अभी अपनी सैर के बारे में बताना समाप्त ही किया था कि तभी सन फैमिली ने तुरंत उसके सिर पर दस्तक दी। तुम लड़की, क्या मैंने तुम्हें निर्देश नहीं दिया था कि जब तुम बाहर जाओ तो अपनी बड़ी बहन के करीब रहो? लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में तुम ऐसा करने में विफल रही। यदि तुम अन्य चीजों के साथ बाहर नहीं गई होती और इसके बजाय अपनी बड़ी बहन के साथ लिटिल प्रिंस को देखने गई होती, तो शायद तुम्हें मोती के हेडड्रेस का पूरा सेट मिल सकता था। सन फैमिली ने यान येहुआन को परेशानी से भरे दिल से देखा। आमतौर पर जब अपने माता पिता की डांट का सामना करना पड़ता था, तो यान येहुआन इसे चुपचाप सहन कर लेती थी। लेकिन इस बार, शायद इसलिए कि उसकी सैर के अनुभवों ने उसे प्रबुद्ध कर दिया था, उसे सीधे सन फैमिली की ओर देखने का साहस मिला। माँ, अगर मैं पूरे समय बड़ी बहन के साथ रहती, तो भी मुझे हेडड्रेस नहीं मिलती, क्योंकि मैं जियांगक्सिया पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ सकती थी। इसके अलावा, मनोरंजन के लिए बाहर जाते हुए, अगर मैं हर समय बड़ी बहन के पीछे पीछे चलती, तो मेरे और उसकी छाया के बीच क्या अंतर होता? मुझे अपनी बड़ी बहन के साथ लिटिल प्रिंस को न देख पाने का अफसोस नहीं है। यात्रा के दौरान मैंने बहुत आनंद लिया और कुछ दोस्त बनाए। मुझे लगता है कि उनके साथ बातचीत और बातचीत से मुझे बहुत कुछ मिला है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सन परिवार स्तब्ध था, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी आज्ञाकारी बड़ी बेटी जवाब देगी। यान ज़ियुआन ने भी देखा। थोड़ी देर बाद, सन फैमिली इस बात से निराश हो गई कि उसकी बेटी उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। उसने कहा, कुछ युवा महिला मित्रों को बनाना, क्या इसकी तुलना लिटिल प्रिंस के करीब आने से की जा सकती है? यान येहुआन ने उत्तर दिया, लेकिन अगर मैं छोटे राजकुमार के सामने होता, तब भी मैं कुछ भी नहीं होता, है ना? पिछली बार जब छोटा राजकुमार हमारे घर आया था, तो बड़ी बहन के अलावा, क्या आपने उसे किसी और पर नजर डालते हुए देखा था? आप। सन फैमिली को एहसास हुआ कि उनकी बेटी के पास शब्दों के लिए काफी प्रतिभा है, जिससे वह बिना वापसी के रह गई। फिर भी, क्या आपको लिटिल प्रिंस से बात करने का अवसर नहीं मिला? यान येहुआन ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा कुछ करने की जहमत क्यों उठाई जाए जो असंभव माना जाता है,
जिससे खुद और दूसरों दोनों को असुविधा होती है। उसने सोचा कि उसकी बड़ी बहन सही कह रही थी, दोस्त बनाने का मतलब खुश और आरामदायक महसूस करना होना चाहिए। इसके साथ ही सन फैमिली अवाक रह गई और अपनी बेटी को झुंझलाहट से देखने लगी। हालांकि यान जियोवान मुस्कुरा रहा था। वह अपनी बेटी को इस तरह पसंद करते थे। वह पहले की तुलना में मुखर और अपने लिए बोलने वाली हो, चुप रहती थी और अपने हितों के लिए कभी नहीं लड़ती थी। बस यहुआन सही है। वह बाहर अन्य लोगों के साथ कैसे बातचीत करती है, यह उसका अपना मामला है। आप अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? अपने पिता की पुष्टि के साथ यान येहुआन की आंखें चमक उठी और उसकी भौहें और आंखें मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यह पहली बार था जब उसके पिता ने उसे खुले तौर पर स्वीकार किया था। सन फैमिली ने यान जियोवान की ओर घूर कर देखा। मैं यह किसके लिए कर रहा हूँ? आखिरकार जब बूढ़ी औरत चली जाएगी तो घर अनिवार्य रूप से विभाजित हो जाएगा और उसे दूसरे घर के लिए दीर्घकालिक सोचना होगा। चैप्टर 142 अनाज चोंग्यांग महोत्सव के बाद दाओहुआ का जीवन पहले जैसा हो गया। हर दिन कक्षा के बाद वह शेन ट्यूटर द्वारा सौंपा गया होमवर्क पूरा करती थी और फिर अपनी दादी के साथ बुढ़िया के आंगन में फूलों और पौधों की देखभाल करती थी। हाल ही में दाओहुआ ने ग्राफ्टिंग पर कई प्राचीन किताबें पढ़ी थीं और कुछ अनोखे पौधों की खेती के लिए फूल ग्राफ्टिंग पर शोध करने को लेकर उत्साहित थे। प्राचीन समय में गमलों में रोपण के लिए उपयुक्त कई प्रकार के फूल और पौधे नहीं थे और क्षेत्रीय मतभेदों के कारण लोगों द्वारा आमतौर पर देखी जाने वाली वनस्पतियों की किस्में कुछ हद तक सीमित थीं। अब फूलों की दुकानें सामान्य किस्में बेच रही थीं और अन्य फूलों की दुकानें भी वही बेच रही थीं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी फूलों की दुकान फलती फूलती रहे, तो दाओहुआ को लगा कि इसे अपूरणीय होना चाहिए। आंगन में मैडम यान ने दाओहुआ को लापरवाही से फूलों की छंटाई करते हुए देखा और उसे दुख हुआ। वह उसे रोकना चाहती थी, फिर भी लड़की ने जोर देकर कहा कि वह पौधों की किस्मों में सुधार कर रही है, जिससे बूढ़ी महिला को अजीब स्थिति में डाल दिया कि वह बोले या नहीं। माँ, आपको दाओहुआ से बात करनी चाहिए। भले ही आपके आंगन में बहुत सारे पौधे हैं, फिर भी उसके लिए उनके साथ इतना कठोर व्यवहार करना उचित नहीं है। हाल ही में जब लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, तो उन सभी ने दाओहुआ को अपने हाथों को मिट्टी में सने हुए पौधों को तोड़ते और आंगन में इधर उधर फेंकते हुए देखा। यहाँ तक यान झिगाओ, जो आमतौर पर पिछवाड़े के मामलों पर कम ध्यान देते थे, जानते थे कि सबसे बड़ी बेटी बुढ़िया के बगीचे में कहर बरपा रही थी। एक शाम जब यान परिवार बुढ़िया के आंगन में रात के खाने के लिए इंतजार कर रहा था, यान जियोवान अपनी दादी से शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस बार इससे पहले कि बूढ़ी औरत जवाब दे पाती, आमतौर पर शांत रहने वाली यान झिकियांग ने दाओहुआ का बचाव करने के लिए बात की। उन्होंने कहा, दाओहुआ पौधों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रही है, वो पौधों की किस्मों में सुधार कर रही है। यान जियोवान ने उपहास किया, छोटे भाई, मैं स्वीकार करता हूँ कि दाओहुआ के पास फूलों को उगाने और उनकी देखभाल करने का एक उपहार है, लेकिन यह कहना कि उसके जैसी एक युवा लड़की पौधों की किस्मों में सुधार कर रही है, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? यह मुझे शरारत जैसा लगता है। मैं अज्ञानी नहीं हूँ, दूसरे भाई। वर्षों से हमारे सबसे बड़े भाई के साथ काम करते हुए मैं कई अमीर और प्रभावशाली घरों में भी गया हूँ। जिन परिवारों के पास वास्तविक विरासत है, उनके पास अपने पौधों के लिए विशेष माली हैं, और फिर भी क्या आपने किसी को उन घरों से आने वाली किसी नई किस्म के बारे में बात करते सुना है? आइए अन्य परिवारों का जिक्र भी न करें। जिंगझोउ शहर के पहले कुलीन परिवार झोउ परिवार को ही लें। ओल्ड मास्टर झोउ को फूलों का बहुत शौक है, लेकिन क्या वह जिन किस्मों के पौधे लगाते हैं, वे सभी को अच्छी तरह से ज्ञात नहीं हैं। यह कहने के बाद यान झियुवान ने मुस्कुराते हुए यान झिगाओ और मैडम ली की ओर देखा। बड़े भाई भाभी, मुझे पता है कि तरबूज की बिक्री के कारण इस साल परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी ढीली हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी भी जहां तक सके मितव्ययी होना चाहिए, है ना? हम फिजूल खर्ची नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। यह यान झिकियांग था जिसने इस बार यान झियुवान का विरोध करने के लिए कहा, दूसरे भाई,
आप जो भी कहते हैं वो सच है, लेकिन हमारे दाओहुआ का खेती में अच्छा हाथ है। अगर वह कहती है कि वह पौधों की किस्मों में सुधार कर रही है, तो वह उनमें सुधार कर रही है। बोलते समय यान झियोवान के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह यान झिगाओ की ओर मुड़ा। बड़े भाई, हमारे खेत से शरद ऋतु का अनाज पहले ही पूरी तरह से काटा जा चुका है और मैंने हिसाब किताब भाभी को भेज दिया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कि समान धान के खेत के लिए सामान्य चावल की किस्में लगभग 4 पत्थर अनाज पैदा कर सकती हैं, लेकिन दाहुआ द्वारा उन्नत चावल की किस्मों के साथ आप कम से कम 1 पत्थर और काट सकते हैं। सावधानी से ध्यान देने पर 2 पत्थरों की वृद्धि असंभव नहीं है। यह सुनकर कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने विशेष रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यान झिगाओ, जो हमेशा लोगों के कल्याण की परवाह करते थे, अचानक खड़े हो गए और उत्सुकता से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं? यदि उपस्थित भीड़ न होती, तो वह दौड़कर अपने छोटे भाई को हिलाकर देखना चाहता कि कहीं वह बकवास तो नहीं कर रहा है। यान झिकियांग ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आप हमारे पिछले वर्षों की लेखा पुस्तकों की तुलना इस वर्ष से कर सकते हैं। इस वर्ष, क्योंकि हमने देर से खेत खरीदा, हम वसंत की जुताई से चूक गए। अन्यथा आप अपनी आंखों से भरपूर फसल देख सकते थे। यान झिगाओ ने यान झिकियांग को गौर से देखा और उसके गंभीर चेहरे पर धोखे का कोई निशान नहीं देखकर उसे अत्यधिक उत्साह महसूस हुआ। उपलब्धि क्या है? यह सुनिश्चित करना कि आम लोगों को पर्याप्त भोजन और कपड़ा मिले। एक अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका के पीछे सबसे बड़ी उपलब्धि और मूल मंशा थी। यान झिगाओ को उपस्थित अन्य लोगों की कोई परवाह नहीं थी और वह उत्साहपूर्वक अपने हाथ मलते हुए कमरे के चारों ओर घूमने लगा। ये रिएक्शन देखकर हर कोई हैरान रह गया। परिवार के मुखिया के रूप में अपने गरिमा में आचरण को बनाए रखते हुए यान झिगाओ ने शायद ही कभी अपने परिवार के सामने अपनी भावनाओं को खुलकर दिखाया, इसलिए भावनाओं का यह अनियंत्रित प्रदर्शन बेहद दुर्लभ था। हिसाब किताब कहाँ है? जल्दी करो, इसे मेरे देखने के लिए लाओ। कुछ देर तक चलने के बाद यान झिगाओ ने जल्दी से यान झिकियान को पकड़ लिया और पूछा। यान झिकियान को उम्मीद नहीं थी कि यान झिगाओ इतना उत्तेजित हो जाएगा और एक पल के लिए वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। तीसरे भाई, चलो, बोलो, हिसाब किताब कहाँ है? यान झिगाओ इंतजार नहीं कर सका। वास्तव में अपने दिल की इच्छा का पालन करते हुए उसने यान झिकियान को पकड़ लिया और उसे कई बार हिलाया। इस समय यान परिवार की बूढ़ी मैडम ने अपने सबसे बड़े बेटे पर नाराजगी भरी नजर डालते हुए कहा, सबसे बड़े, अपने तीसरे भाई को जाने दो। अब अपने आप को देखो, क्या तुम किसी प्रीफेक्चुरल गवर्नर की तरह दिखते हो? यान झिगाओ ने शर्म से अपना हाथ हटा लिया। माँ, आपका बेटा बहुत उत्साहित है। यह देखकर कि उसका बड़ा बेटा वास्तव में अत्यावश्यक स्थिति में है, बूढ़ी मैडम ने नानी को बुलाया, जाओ, मेरे लिए अंदर के कमरे में संदूक से हिसाब किताब ले आओ। प्रतीक्षा के दौरान यान जियुवान को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और उसने यान जिकियान की ओर देखा। तीसरे भाई, मुझे पता है कि तुम्हें लड़की दाहुआ पसंद है, लेकिन उसके लिए बोलने के लिए अपने बड़े भाई से झूठ मत बोलो। टकराना। यान परिवार की बूढ़ी मैडम ने जबरदस्ती अपना चाय का कप मेज पर रख दिया। दूसरे भाई, तीसरे भाई ने कभी झूठ नहीं बोला। क्या आप यह नहीं जानते? यह देखकर यान झिगाओ की चिंता, जो यान झियुआन के शब्दों से भड़क गई थी, फिर से शांत हो गई। माँ की इस तरह की प्रतिक्रिया से तीसरे भाई द्वारा अभी कही गई बात सच होनी चाहिए। मैं, यान जियुआन का गला रुंध गया। जैसे ही वह अपना बचाव करने वाला था, उसी समय नानी खाता बही लेकर बाहर आई। यान झिगाओ ने उत्सुकता से खाता बही ली और उस पर बचकानी लिखावट देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। खाता बही दाहुआ द्वारा लिखी गई थी। बूढ़ी मैडम ने हंसते हुए कहा, आपकी बेटी ने कहा था कि केवल खेतों से होने वाली फसल को पूरी तरह से समझकर ही हम अनाज की किस्मों को बेहतर ढंग से सुधार सकते हैं। जब से उसने और आपके बड़े चाचा ने पढ़ने में महारत हासिल की है, वो परिवार का हिसाब किताब रख रही है। यान झिगाओ ने खाता बही की बहुत ध्यान से जांच की। इसे सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया था, गीले खेत, सूखे खेत,
और यहाँ तक बंजर पहाड़ियों और बंजर भूमि की उपज भी दर्ज की गई थी। जितना अधिक उसने पढ़ा, यान झिगाओ उतना ही अधिक हैरान हो गया। खाता बही के रिकॉर्ड गवर्नर कार्यालय की तुलना में अधिक स्पष्ट और विस्तृत थे। गीले और सूखे खेतों की उपज की तुलना की गई, यहाँ तक विभिन्न प्रकार की अनाज फसलों की तुलना भी की गई, और उन्होंने एक स्पष्ट, तुलनात्मक चार्ट का उपयोग किया जिससे सब कुछ एक नज़र में स्पष्ट हो गया। माँ, क्या दाहुआ ने सचमुच यह लिखा है? यान झिगाओ ने फिर से पूछा, उसका लहजा अविश्वास से भरा हुआ था। बूढ़ी मैडम ने चिढ़कर कहा, यदि वह नहीं, तो क्या यह संभवतः यह बूढ़ी औरत हो सकती है? यान झिगाओ ने यान झिकियान की ओर देखा, जिसने तुरंत पुष्टि में सिर हिलाया। ठीक उसी समय दाहुआ अंदर आई। यह देखकर कि कमरे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, वह हैरान हो गई, सभी के साथ क्या हो रहा है? बूढ़ी मैडम के पास बैठते हुए उसने कहा, दादी, मुझे भूख लगी है। क्या अभी रात के खाने का समय नहीं हुआ है? दाहुआ, तुम्हारे पिता तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने यह खाता बही दर्ज की है? जैसा कि उसने पूछा, यान झिगाओ ने खाता बही बढ़ा दी। घरेलू अनाज की फसल का रिकॉर्ड खाता देखने पर दाहुआ की आत्मा तुरंत जाग उठी। वह केवल 1 या 2 दिन से अधिक समय से अपनी स्वयं की अनाज की किस्मों को बढ़ावा देना चाहती थी। प्राचीन काल में अनाज का उत्पादन बहुत कम होता था, जिसके कारण बहुत से लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। ऐसी जगह पाकर धन्य हुई जहां वह अनाज उगा सकती थी, वह भी अपना योगदान देना चाहती थी, ताकि प्राचीन अतीत की उसकी यात्रा व्यर्थ न हो। हाँ, पिताजी, जैसा कि मैं कह रही थी, जिन अनाज की किस्मों में मैंने सुधार किया है वे वास्तव में अच्छे हैं। हम जिंगझोऊ शहर में उनका प्रचार कब शुरू कर सकते हैं? आपदा से भागने के अनुभव ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। यह सचमुच व्यापक भूखमरी और अंतहीन डाइक का दृश्य था। उसने मूल रूप से सोचा था कि इस वर्ष वसंत रोपण से चूकने के कारण अगले वर्ष तक अनाज की कटाई का मुद्दा सामने नहीं आएगा। उसे इतनी अचानक खुशी मिलने की उम्मीद नहीं थी। अपनी सबसे बड़ी बेटी को देखकर, जो उनसे भी अधिक उत्साहित लग रही थी, यान झिगाओ का दिमाग चकरा गया। चैप्टर 143, ज्यादा नहीं मांगना। यह देखकर कि उसके दत्तक पिता चुप रहे, दाहुआ ने सोचा कि वह स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया है और तुरंत उसके हाथ से खाता बही ले ली। उसने सबसे महत्वपूर्ण पन्ने पलटे और उन्हें एक एक करके समझाया। पिताजी, मैं आपको बता दूं, यदि आप सहज नहीं हैं, तो आप छोटे पैमाने पर परीक्षण खेती से शुरुआत कर सकते हैं। यदि शरद ऋतु की फसल के समय तक उपज वास्तव में सामान्य अनाज की तुलना में अधिक हो जाती है, तो आप इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे सकते हैं। अनाज की पैदावार बढ़ाना, आप जानते हैं, भोजन लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। पिताजी, सोचिए जिंगझोऊ शहर में या यहाँ तक उससे भी दूर के क्षेत्रों में कितने लोग आपको धन्यवाद देंगे अगर उन्होंने भूखा रहना बंद कर दिया। ओह, और भी बहुत कुछ है। दाओहुआ ने तुरंत एक तुलनात्मक चार्ट देखा जो उसने खाता बही में बनाया था। पिताजी, इसे देखो। मेरा मानना कि यदि आप उन्नत अनाज किस्म को बढ़ावा दे सकते हैं, तो मैं इसमें सुधार करना जारी रख सकता हूँ। यान परिवार द्वारा वर्तमान में संग्रहित अनाज की किस्मों की खेती उसके क्षेत्र की सबसे कम उपजाऊ पीली मिट्टी से की गई थी। यदि लाल या काली मिट्टी का प्रयोग किया जाए तो उपज निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जाएगी। हालांकि, बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए इस मामले को धीरे धीरे निपटाया जाना था। यहाँ तक मौजूदा अनाज की किस्मों को पेश करने का साहस करने से पहले उसने यान परिवार गांव के विभिन्न घरों में खुले तौर पर परीक्षण करने में 3 साल का समय बिताया था। अन्यथा, अगर लोगों को पता चले कि 10 साल से कम उम्र की लड़की ने अनाज की किस्म में सुधार किया है तो वे क्या सोचेंगे? वो एक धन्य कौतुक के रूप में कुछ प्रतिष्ठा अर्जित नहीं करना चाहती थी और फिर गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों का लक्ष्य बनना चाहती थी। एक कहावत है, इसे फिर से क्या कहा जाता है, एक बार काम पूरा हो जाए, तो बिना किसी लगाव के अपनी उपलब्धियों और प्रसिद्धि को छिपाकर छोड़ दें। हे प्रिय, वो इस बारे में सोचना जारी नहीं रख सकी। यदि वह इस पर अधिक ध्यान देती, तो अंततः उसकी आंखों में आंसू आ जाते। यान झिगाओ ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को देखा,
जो पहली बार उसके प्रति इतना उत्साह दिखा रही थी और थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। ऐसा कैसे लगा कि उनकी सबसे बड़ी बेटी लोगों के कल्याण की उनसे अधिक परवाह करती है। यान झिगाओ ने अपना गला साफ किया और दाओहुआ के हाथ से हिसाब किताब ले ली, उसे मेज पर रख दिया और अपने पोसे उस पर दबाव डाला। तभी वह बोला, मैं देख रहा हूँ कि यह हिसाब किताब 2 साल पुराना है। अनाज की किस्म जैसा इतना महत्वपूर्ण मामला आपने मुझे सूचित करने के लिए क्यों नहीं लिखा? दाओहुआ, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे डर था कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके अलावा खुद से बोए बिना कोई इस तरह का मामला कैसे उठा सकता है? यान झिगाओ ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को देखा और उसके बारे में एक नई समझ हासिल की। अब उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी माँ और महिला ने उनकी बड़ी बेटी के बारे में जो कहा था वह सच थी। मैं अपने साथ हिसाब किताब ले जाऊंगा। मैं अनाज का मामला देखूंगा, उन्होंने कहा। फिर यान झिकियान की ओर मुड़े। तीसरे भाई, क्या आपके पास शीतकालीन गेहूं के बीज हैं? सिंगझोउ शहर में शीतकालीन गेहूं की खेती की जाती थी। यदि संभव हो तो वह इस वर्ष परिणाम देखना चाहता था। यान झिकियांग ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमारे परिवार में बीजों की बहुत बड़ी आपूर्ति नहीं है। बड़े भाई, यदि आप इसे बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आप कबीले से कुछ खरीद सकते हैं। आजकल कबीले का हर घर दाहुआ द्वारा खेती की गई अनाज की किस्म का उपयोग करता है। तीसरा भाई, मैडम ली अचानक बोली, दूसरों को यह मत बताएं कि अनाज की किस्मों की खेती दाहुआ द्वारा की गई थी। यान झिकियान चौंका। मैडम ली ने बताया, दाहुआ घरेलू क्वार्टर तक ही सीमित युवती है। यह हमारे अपने परिवार के लिए जानना पर्याप्त है, न कि बाहरी रूप से फैलाने के लिए। इस समय में एक महिला का बहुत अधिक सक्षम होना जरूरी नहीं कि अच्छी बात थी। ओह, यान झिकियांग ने सहमति में सिर हिलाया। उसके बाद यान झिगाओ भोजन के लिए रुके बिना अनाज के मामले पर चर्चा करने के लिए यान झिकियांग को ले गए। रात के खाने के बाद जब दाहुआ अपने आंगन में लौटने की तैयारी कर रही थी, मैडम ली ने उसे वापस बुलाया। माँ, क्या आपको किसी चीज के लिए मेरी जरूरत है? मैडम ली ने अपनी बेटी के सिर को छुआ और उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलते हुए कहा, फूल उगाना, फूलों की दुकान खोलना, ये एक युवा महिला के लिए उपयुक्त शानदार काम है, और अगर आप इन्हें करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अनाज का मामला लोगों की आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है और इसे संभालना एक युवा महिला के लिए नहीं है। यदि आपकी उन्नत अनाज किस्म वास्तव में खेतों की उत्पादकता बढ़ाती है, तो यह एक बड़ी बात होगी और सम्राट का ध्यान भी आकर्षित कर सकती है। दाओहुआ ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला, यह असंभव है ना? इसमें उतना सुधार नहीं हुआ है, बस 1 या 2 बुशेल तक। एक भी पत्थर। मैडम ली ने अपना सिर हिलाया, आपको अनाज के इस एक पत्थर को कम नहीं आंकना चाहिए। यदि हमें 1 वर्ष के लिए अकाल का सामना करना पड़े, तो यह भोजन अनगिनत लोगों की जान बचा सकता है। दाओहुआ मुस्कुराया, माँ, मैं आपकी चिंता समझता हूँ। निश्चिंत रहें, आपकी बेटी घर पर केवल हंगामा करेगी। जहाँ तक बाकी सब चीजों की बात है, इसे पिताजी पर छोड़ दो। आखिरकार यह तब तक ठीक है जब तक परिवार को पता है, खासकर उसके सौतेले पिता को। मुनाफा कमाने के बाद वह निश्चित रूप से हर बार परेशान होने पर उसे पहले की तरह थप्पड़ नहीं मार सकता। वह जो चाहती थी वह बहुत कुछ नहीं था, बस इस परिवार में अधिक आजादी से रहना। वह जो करना चाहती थी वह करना, अपने विचार रखना, और जब उसके बारे में निर्णय लेने की बात आती है, तो उसकी राय को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को दूर करना कि किसी को आंख बंद करके माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वास्तव में जिंगझोउ के प्रीफेक्चुरल गवर्नर के रूप में उनकी पदोन्नति के बाद से उसने अपने और मैडम ली के प्रति अपने सौतेले पिता के रवैये में बदलाव महसूस किया, और यह बहुत अच्छा था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे वह कितनी भी सक्षम क्यों न हो, इस प्राचीन पितृसत्तात्मक समाज में अपने घर में छिपी एक युवा महिला के रूप में अच्छी तरह से जीने के लिए वह अपने पिता और भाइयों के समर्थन के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी मदद करना खुद की मदद करना भी था। मैडम ली संतुष्ट होकर मुस्कुराईं, आप स्मार्ट हैं।
आपको पता होना चाहिए, हम महिलाओं के लिए पुरुषों से अधिक मजबूत होना आसान नहीं है, अन्यथा आप शादी नहीं कर पाएंगे। दाओहुआ ने कहा, तो फिर मैं शादी नहीं करूंगा। थप्पड़। मैडम ली ने दाओहुआ के माथे पर प्रहार किया और इस बार वह ज्यादा पीछे नहीं हटी। माँ, दाओहुआ ने अपना माथा रगड़ते हुए मैडम ली को अचानक मारने का आरोप लगाने वाली दृष्टि से देखा। मैडम ली ने सख्ती से कहा, आपको भविष्य में शादी न करने के बारे में ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। दाओहुआ ने उदासी से सिर हिलाया। जब शादी की बात आई, तो मैडम ली और ओल्ड मैडम यान दोनों ने आश्चर्यजनक रूप से समान रुख अपनाया। तब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती हूँ जो मुझे पसंद हो, और आप मुझसे लापरवाही से शादी नहीं कर सकते। मैडम ली ने दाओहुआ की ओर देखा, आपने अभी कहा था कि आप शादी नहीं करेंगे, और अब आप खुद चुनना चाहते हैं। आप निश्चित रूप से अपना मन जल्दी बदल लेते हैं। दाओहुआ। यान झिगाओ ने बीज के मामले को बहुत गंभीरता से लिया। अब सितंबर का अंत था, शीतकालीन गेहूं बोने का उपयुक्त समय। यान झियुआन से बीज प्राप्त करने के बाद, उन्होंने अनुभवी किसानों के एक समूह को इकट्ठा किया और व्यक्तिगत रूप से उन्हें आधिकारिक खेतों में हल चलाने और बोने के लिए प्रेरित किया। आमतौर पर, गवर्नर कार्यालय के स्वामित्व वाले क्षेत्र उपयोग के लिए इतनी आसानी से एकत्र नहीं किए जाते थे। हालांकि, अब जबकि उनके बेटे और भतीजे लिटिल प्रिंस के सहपाठी थे, प्रीफेक्चुरल गवर्नर कार्यालय के अधिकारी उनके आदेशों के बहुत आज्ञाकारी थे। उनके एक शब्द से उनके माथत काम पूरा कर देते थे। यही कारण था कि उन्होंने साहसपूर्वक अपने परिवार के लिए बीज बोने का साहस किया। यदि ऐसा पहले होता, तो उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ता, यह सोचते हुए कि कहीं कोई और इसका श्रेय न चुरा ले। समय बीतता गया, और अक्टूबर के मध्य तक वांगयू अकादमी, भाई यान वेनकाए और यान वेंटाओ ने अपने निवास पर एक दूसरे का समर्थन किया। यान वेनकाई ने मुंह बनाते हुए कहा, आह, मैं निश्चित रूप से कल नहीं चल पाऊंगा। आज का प्रशिक्षण बहुत कठोर था, मेरे शरीर पर एक भी स्थान ऐसा नहीं था जहां दर्द न हो। यान वेंताओ ने उत्सुकता से पूछा, मैं देख रहा हूं कि लिटिल प्रिंस और अन्य लोगों के प्रशिक्षण में लगभग समान तीव्रता है, तो वे हमसे कहीं अधिक सहज क्यों दिखते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे शरीर के दर्द से राहत के लिए प्रत्येक मार्शल आर्ट सत्र के बाद औषधीय स्नान करते हैं, यान वेनकाई ने समझाया और फिर अचानक रुक गए। ऐसा लग रहा था कि वे औषधीय स्नान भी कर सकते हैं। चैप्टर 144, औषधीय स्नान, क्या हम नहा लें? यान वेनकाई ने दाओहुआ द्वारा उसे दिया गया दवा का पैकेट पकड़ा हुआ था, और झिझक भरे चेहरे के साथ यान वेनताओ की ओर देख रहा था। यान वेनताओ ने बिना कुछ कहे नौकरों को गर्म पानी तैयार करने के लिए बुलाया। फिर उन्होंने कहा, छोटे भाई, इसे आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल करो। दाओहुआ हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यान वेनकाई। नो माउथ फेस डेडपैन फेस फ्यू, क्या तीसरा भाई दाओहुआ पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है? वो यह नहीं कह रहा था कि दाओहुआ उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसे चिंता थी कि एक युवा लड़की के रूप में, वो दवा को नहीं समझ सकती। भले ही उसने कुछ मेडिकल किताबें पढ़ी हों, इसका मतलब यह नहीं था कि वो दवाएं बना सकती थी। क्या आपको चिंता नहीं है कि स्नान आपके शरीर को बर्बाद कर सकता है? यदि हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, तो हम मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, पहला इसलिए क्योंकि मार्शल आर्ट उसका सपना था, और दूसरा, यान परिवार के वैध बेटे के रूप में, वो अपने परिवार में योगदान देना चाहता था। यान वेनताओ ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, यह कैसा रहेगा, मैं पहले स्नान कर लूंगा। अगर मेरे शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो आप स्नान कर सकते हैं। यान वेनकाई ने तुरंत भौहें चढ़ा दी, तीसरे भाई, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हें मेरे लिए जोखिम लेने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? अगर किसी को इसका परीक्षण करना है, तो वह पहले मुझे होना चाहिए। जैसे ही उसने कुछ कहा, उनके नौकर गर्म पानी लेकर आ गए। हाल ही में निर्णय लेने वाले यान वेनकाई तुरंत दवा के पैकेट को पीड़ा की गहरी भावना से देखते हुए बेहोश हो गए। यह देखकर यान वेनताओ ने दवा का पैकेट छीन लिया और उसे बाथ बैरल में फेंक दिया।
साफ गर्म पानी जल्द ही गहरे भूरे रंग के हर्बल घोल में बदल गया। सचमुच नहाने जा रहे हो? यान वेनकाई अभी भी झिझक रही थी, जबकि यान वेंताओ ने पहले ही कपड़े उतारना शुरू कर दिया था। मैं पहले जा रहा हूँ। यान वेंताओ जल्दी से स्नान बैरल में बैठ गया। उसकी उदासी देखकर यान वेनकाई ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? क्या आप असहज महसूस कर रहे हैं? यान वेंताओ ने अपना सिर हिलाया और कांपते हुए कहा, पानी बहुत गर्म है। यदि आप स्नान करने जा रहे हैं, तो अंदर जाने से पहले पानी के थोड़ा ठंडा होने तक इंतजार करना याद रखें। यह सुनकर यान वेनकाई चुप हो गई, फिर उसने यान वेंताओ पर कड़ी नजर रखी। यदि उसमें असुविधा का कोई लक्षण दिखे, तो वह मदद के लिए कॉल करने के लिए तैयार था। हालांकि उच्च तापमान के कारण शुरुआती मुस्कुराहट के अलावा यान वेंताओ की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कम हो गई, और अपने भाई को आश्चर्यचकित करते हुए उसने आनंद का भाव भी प्रदर्शित किया। छोटे भाई, तुम्हें भी जल्दी से नहाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि दावा की दवा का पैकेट खून को सक्रिय कर सकता है और शरीर को मजबूत कर सकता है या नहीं, लेकिन यहाँ भीगना वास्तव में आरामदायक है। यह सुनकर यान वेनकाई को संदेह हुआ, लेकिन कुछ देर तक संघर्ष करना पड़ा और अंततः अपने दांत पीसकर अपने स्नान बैरल में बैठ गया। हालांकि अपने मन को शांत करने के लिए उन्होंने फिर भी नौकरों को उनकी स्थितियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। अगर कुछ भी असामान्य होता, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ता। मम्मा, यान वेनकाई की ओर से राहत की कराह निकली। हर्बल स्नान में भीगने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। उसकी बड़ी बहन ने उससे झूठ नहीं बोला था। अत्यधिक परिश्रम के कारण उसकी मांसपेशियों में पैदा हुआ दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। वो यदि उसे पता होता कि प्रभाव इतना अच्छा है, तो उसने बहुत पहले ही दवा का पैकेट निकाल लिया होता। उसने इतने महीनों तक व्यर्थ कष्ट सहा। दरवाजे के बाहर यान वेंताओ के नौकर टिटो और यान वेनकाई के नौकर टिशो कभी कभी कमरे में झांकते थे, यह देखने के लिए कि क्या दोनों युवा स्वामी ठीक हैं, फिर चुपचाप चर्चा करने लगे। टिटो ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि हमें मैडम और मास्टर को बताना चाहिए कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले अन्य महानुभावों के पास न केवल विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए औषधि स्नान के फॉर्मूले थे, बल्कि उनकी देखभाल के लिए निजी डॉक्टर भी थे? टिशो झिझकते हुए दिखे, यह सही नहीं होगा, है ना? चूंकि दोनों युवा मास्टर्स ने स्वयं इसका उल्लेख नहीं किया है, तो क्या उन्हें दरकिनार कर मास्टर और मैडम के पास जाने से युवा मास्टर्स को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया जाएगा? टिटो ने आह भरते हुए कहा, अफसोस, युवा स्वामी परिवार के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहते। टिशो, क्या ऐसा ही नहीं है? अगर ऐसा पहले होता, तो मैंने वास्तव में नहीं सोचा होता कि एक प्रीफेक्चुरल गवर्नर का घर एक काउंटी मजिस्ट्रेट से कम होगा। यान परिवार को बेचे जाने से पहले उसने पड़ोसी राज्य में एक काउंटी मजिस्ट्रेट के घर में काम किया था। चूंकि काउंटी मजिस्ट्रेट ने गबन किया था, इसलिए उससे उसका पद छीन लिया गया और इस तरह टीशू को बेच दिया गया। टिटो, यह कुछ दिखाता है, यह दिखाता है कि हमारा स्वामी लालची नहीं है और वास्तव में लोगों की सेवा करता है। टिशू ने सहमति में सिर हिलाया, चेहरे पर अनुमोदन भरा। लालची न होना अच्छा था। यदि आप लालची नहीं होते, तो आपको बर्खास्त नहीं किया जाता या आपकी संपत्ति जब्त नहीं की जाती, और वे नौकरों के रूप में एक मालिक से दूसरे मालिक को नहीं बेचे जाते। इस बार बेचे जाने के बाद वह भाग्यशाली था कि उसे यंग मास्टर वेनकाई जैसे अच्छे मास्टर मिले। लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो क्या होगा? कौन जानता था कि उसका अंत किस प्रकार के गुरु के साथ होगा? छोटी उम्र से ही उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया था, और उसने अक्सर नौकरों को मौत के घाट उतारते देखा था क्योंकि वे क्रूर स्वामियों के साथ मिल गए थे। उन जैसे लोगों के लिए उनकी सबसे बड़ी इच्छा एक अच्छा गुरु ढूंढना और शांतिपूर्ण जीवन जीना था। टिएशु की तुलना में कुछ हद तक भाग्यशाली था। कम से कम वह जानता था कि उसके माता पिता और घर कहाँ थे। सूखे के कारण जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था। परिवार में सबसे बड़े होने के नाते उन्होंने खुद को बेच दिया और इससे प्राप्त चांदी से उनके माता पिता और छोटे भाई बहन जीवित रहे।
युवा मास्टर वेंताओ बहुत दयालु थे, उन्होंने शायद ही कभी उन्हें पीटा या डांटा था। इसके अलावा उसे खेतों की देखभाल करना बहुत पसंद था, और टिटो अपने मालिक को दिल से पसंद करता था और आशा करता था कि वह अच्छा होगा। इस प्रकार अपने गुरु के प्रति समर्पित टिटो ने कहा, मैडम और मास्टर एक ही हैं। दो युवा मास्टरों का तो जिक्र ही नहीं, क्या वे इस तरह की चीजें तैयार करने के बारे में नहीं जानते हैं? यह वास्तव में यान झिगाओ और मैडम ली की गलती नहीं थी। उनमें से किसी ने भी कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था, तो वे औषधीय स्नान की आवश्यकता के बारे में कैसे जान सकते थे? टिटो के शब्दों को सुनने पर टिशो की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। तुम ढीठ आदमी, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या मास्टर और मैडम कुछ ऐसी चीज हैं जिनके बारे में हम नौकर बात कर सकते हैं? यह ध्यान में रखते हुए कि दोनों युवा मास्टर्स लगभग हमेशा एक साथ रहते थे और उसे और टिएटो को लंबे समय तक उनके आसपास रहना होगा, टिएशो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे खुद को फंसाने से बचने के लिए याद दिलाया। मालिक का हमारे प्रति अच्छा होना उसके दयालु हृदय से आता है। ऐसा कभी मत सोचिए कि उसके कारण हम अपने गुरु के साथ बिना सम्मान के व्यवहार कर सकते हैं। तीसरा युवा मास्टर भी गुरु और मैडम के साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करता है। यदि आप उनकी पीठ पीछे इस तरह गपशप करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वह अब भी आपको चाहेगा? टिटो इतना डरा हुआ था कि वह मुश्किल से जवाब दे सका, मैंने कुछ नहीं कहा, क्या मैंने? टिशू ने उस पर नजर डाली। यदि आप तीसरे युवा मास्टर के साथ रहना चाहते हैं, तो बस अपना काम अच्छी तरह से करें और मास्टर्स के बीच के मामलों में हस्तक्षेप न करें। टिटो ने वादा करते हुए सिर हिलाया, मैं समझता हूँ। दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद टिटो ने फिर से कमरे में देखा, दो युवा मास्टर काफी देर से भीग रहे हैं, वे बाहर क्यों नहीं आए? टीशू ने भी अंदर देखा और यान वेंताओ और यान वेनकाई को स्नान में निश्चल बैठे देखा। चिंतित होकर कि कुछ गड़बड़ है, वह जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। चलो, जांच करते हैं। जब वे स्नान करने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यान वेंटाओ और यान वेनकाई सो गए थे और उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। क्या दोनों युवा मास्टर ठीक हैं? टिटो ने कुछ चिंता के साथ पूछा। टिशु, दो युवा मास्टर्स के सहज भावों को देखें। क्या ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है? चलो, मेरा हाथ दो, और चलो दोनों युवा मास्टर्स को बिस्तर पर ले आओ। अगर वे बहुत देर तक भीगे रहेंगे और उन्हें ठंड लग जाएगी, तो यह अच्छा नहीं होगा। अगले दिन यान वेनकाए और यान वेंटाओ तरोताजा और स्फूर्तिवान महसूस करते हुए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे। क्या अफसोस है, अगर मुझे पता होता कि बड़ी बहन की दवा की थैलियां इतनी प्रभावी हैं, तो मैंने उन्हें जल्द ही इस्तेमाल कर लिया होता। यान वेनकाई ने चेहरे पर अफसोस के साथ कहा। यान वेनताओ ने उसकी ओर देखा, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता, तो क्या यह स्थिति होती? यान वेनकाई ने शर्म से मुस्कुराते हुए तुरंत विषय बदल दिया। अतीत में सू हुनगक्सिन, क्योंकि उसके पास हमसे अधिक सहन शक्ति थी, वो हमें अक्सर पीटता था। आज मैं उसके साथ बराबरी करने जा रहा हूँ। जल्द ही मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने वाले सभी छात्र एक के बाद एक आ गए। यह देखकर कि यान वेंताओ और यान वेनकाई इतनी जल्दी आ गए, जियो येयांग और अन्य लोग कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए। मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शारीरिक रूप से कठिन और थका देने वाला काम है। यदि कोई अभ्यास के बाद ठीक से आराम नहीं करता है, तो अगले दिन ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। जियो येयांग जैसे लोगों को स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। उनके परिवार के सदस्यों ने उनके लिए हर चीज का ख्याल रखा था। औषधीय स्नान, निजी डॉक्टरों द्वारा विशेष औषधीय भोजन निर्धारित करना, और कभी-कभी, यदि प्रशिक्षण बहुत गहन था, तो विशेष मालिश और एक्यूपंक्चर भी थे। उनके शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन यान वेंताओ और यान वेनकाई इतने भाग्यशाली नहीं थे। चूंकि उनके घर के बुजुर्ग मार्शल आर्ट को नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए इनमें से कोई भी तैयारी नहीं की थी। हालांकि अकादमी ने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले छात्रों के लिए प्रचुर भोजन उपलब्ध कराया, लेकिन इससे केवल बुनियादी पोषण सुनिश्चित हुआ। दैनिक अभ्यास के बाद उनके शरीर को आराम नहीं मिलता था।
परिणामस्वरूप वे दोनों हमेशा सबसे बाद में आते थे, ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर में दर्द के कारण वे सुबह उठ नहीं पाते थे। बिना किसी असफलता के हर दिन उपस्थित रहने की उनकी दृढ़ता पहले से ही उल्लेखनीय इच्छाशक्ति का प्रमाण थी। चैप्टर 145, मुर्गे के खून का इंजेक्शन। आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुमने मुर्गे का खून खाया है? तीसरी बार यान वेनकाई द्वारा जमीन पर गिराए जाने के बाद सू होंगक्सन को यह कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। तुम्हें पता है, यह वही था जो हमेशा दो यान भाइयों को दबाता था। न केवल सू होंगक्सन आश्चर्यचकित था, बल्कि डोंग युवानक्सुआन भी आश्चर्यचकित था, क्योंकि वेनताओ ने उसके चेहरे पर भी मुक्का मारा था और अब वह दर्द से मुस्कुरा रहा था। वह यान बंधुओं की स्थिति से अवगत था और उसने विचार किया था कि क्या उसके परिवार के डॉक्टर को उन दोनों के लिए कुछ औषधीय स्नान नुस्खे लिखने चाहिए। हालांकि ऐसे नुस्खे आमतौर पर महंगे होते हैं और भाई अपने परिवार के साथ इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास बहुत कम चांदी थी। उनके अभिमान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसे सामने लाने में संकोच किया था। आखिरकार उनकी उम्र के लड़के चेहरे को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, और अगर वह गलती से उनकी संवेदनशील आत्माओं को ठेस पहुंचाता है, तो वह अच्छे इरादों के साथ नुकसान पहुंचा रहा होगा। जियो येयांग, जो प्रशिक्षक के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, ने भी उनकी ओर देखा, आश्चर्यचकित होकर। वेनताओ और वेनकाई की ताकत में सुधार हुआ है। सम्मानित छोटे राजकुमार के रूप में, जिसके मामलों को संभालने के लिए हमेशा दूसरे लोग होते थे, वो यान भाइयों की दुर्दशा से पूरी तरह अनजान था। हर बार जब वह उन्हें सबसे आखिर में आते देखता, तो उसे थोड़ा तिरस्कार महसूस होता। छोटे राजकुमार, ध्यान केंद्रित करो, ध्यान केंद्रित करो। युद्ध में शामिल होने पर आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वह है विचलित होना। एक गलती एक घातक संकट का कारण बन सकती है। प्रशिक्षक की ठंडी आवाज सुनाई दी। जियो येयांग ने अपनी लड़ाई पर फिर से ध्यान केंद्रित किया, लेकिन एक पल के लिए ध्यान भटकाने के लिए प्रशिक्षक से किक मिलने से पहले नहीं। यहाँ मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उनके साथ किसी छोटे राजकुमार जैसा व्यवहार नहीं किया गया। प्रशिक्षक के कड़े अनुशासन के साथ प्रत्येक मुकाबला सत्र पूर्ण संपर्क, वास्तविक प्रहार था। वो कहेंगे कि अभी उनके साथ सख्ती बरतने से भविष्य में उन्हें नुकसान नहीं होगा। यह देखकर कि जियो येयांग गंभीर हो गया, प्रशिक्षक को संतुष्टि महसूस हुई और उसने खुद का बचाव करते हुए एक क्षण के लिए यान भाइयों की ओर देखा। प्रशिक्षक के रूप में छात्रों की स्थितियों को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। इससे पहले उसने पूछताछ नहीं की थी। इसका कारण यह था कि यान भाई कितनी देर तक टिके रह सकते थे, निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करते हुए कि इस प्रक्रिया में उनके शरीर को नुकसान न पहुंचे। भाई कई महीनों से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे और उनकी दृढ़ता ने उनकी स्वीकृति अर्जित कर ली थी। उन्होंने पहले से ही उनके साथ स्वास्थ्य रखरखाव पर चर्चा करने के लिए जल्द ही एक अवसर खोजने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि इन दोनों ने पहले से ही औषधीय स्नान करना शुरू कर दिया था। उनकी उपस्थिति को देखते हुए औषधीय स्नान प्रभावी प्रतीत होते थे। चूंकि उन्होंने पहले ही इसकी देखभाल स्वयं कर ली थी, इसलिए उन्हें इसमें शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगली अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के बाद यान भाई औषधीय स्नान करेंगे। परिणामस्वरूप मार्शल आर्ट क्षेत्र में दो और जोरदार शख्सियतें देखी गईं, जो अन्य संघर्षशील छात्रों के लिए दुर्भाग्य की बात थी। भले ही सभी ने औषधीय स्नान किया, लेकिन प्रभाव अलग अलग थे। यहाँ तक जियो येयांग, जो इंपीरियल फिजिशियन की निरंतर देखभाल में था, यह नहीं कह सकता था कि उसका शरीर हर दिन चरम स्थिति में था। ब्रेक के दौरान यान बंधुओं को, जो 5 या 6 लोगों को मार गिराने के बाद भी ऊर्जा से भरे हुए थे, देखकर जियो येयांग ने डोंग युवानक्सुआन को एक अजीब नजर से देखा। क्या आपको लगता है कि उन्होंने गुप्त रूप से कुछ 10 संपूर्ण पुनरुद्धारकारी गोलियां खा ली हैं? वह जोश कुछ ज्यादा ही लग रहा था। डोंग युवानक्सुआन भी उत्सुक था। क्या लिटिल प्रिंस पूछेगा? जियो येयांग ने सिर हिलाया, यह एक अच्छा विचार है। आखिरकार हम सहपाठी हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत खा लिया है और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया है, तो यह परेशान करने वाला होगा। कक्षा के बाद
जैसे ही यान भाई स्नान के लिए अपने कमरे में लौटने के लिए तैयार हुए, उन्हें जियो येयांग और डोंग युवानक्सुआन का सामना करना पड़ा जो उनका रास्ता रोक रहे थे। छोटे राजकुमार, भाई डोंग, क्या आपको कुछ चाहिए? यान वेनकाई ने स्वाभाविक रूप से उनसे संपर्क किया। कुछ समय तक एक साथ प्रशिक्षण लेने और कक्षाओं में भाग लेने के बाद वे काफी परिचित हो गए थे। जब तक वे अनुपात की भावना रखते थे, थोड़ी अनौपचारिकता कोई समस्या नहीं थी। डोंग युवानक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास कुछ है। आप देखिए, लिटिल प्रिंस और मैं कभी आपके क्वार्टर में नहीं गए, हम एक बार देखने के बारे में सोच रहे थे। आप हमें दूर नहीं करेंगे, है ना? यान वेनकाई ने झिझकते हुए कहा, बेशक, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम संभवतः दूसरा समय चुन सकते हैं? डोंग युवानक्सुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, ऐसा क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ अकथनीय मामले हों जिन पर आपको ध्यान देना है? यान वेनकाई चिंतित हो गए, कैसा अकथनीय मामला? बात सिर्फ इतनी है कि मैं और मेरा तीसरा भाई औषधीय स्नान करने वाले थे। आपके लिए वहां रहना सुविधाजनक नहीं होगा, है ना? वे दूसरों के सामने स्नान नहीं कर सकते थे। जियो येयांग शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहता था, बस सबके पीछे चला गया और आगे बढ़ गया, कम बात करो, रास्ता दिखाओ। उनके दृढ़ संकल्प को देखकर यान वेनकाई ने बेबसी से वेंटाओ की ओर देखा, लगता है कि हम आज रात देर से सोएंगे। वेंताओ को ज्यादा आपत्ति नहीं हुई, अगर लिटिल प्रिंस और ब्रदर डोन कुछ देर हमारे साथ बैठना चाहते हैं, तो सोने का समय बाद में होगा। जल्द ही समूह यान भाइयों के कमरे में पहुंच गया, और प्रवेश करने पर हर कोई उस स्थान में व्याप्त जड़ी बूटियों की हल्की गंध को सूंघ सकता था। उन औषधीय मिश्रणों की थोड़ी अप्रिय गंध के विपरीत, जिन्हें वे भिगो रहे थे, इन जड़ी बूटियों की गंध बिल्कुल भी आक्रामक नहीं थी। इसके विपरीत, इसमें एक हल्की सुगंध थी जिसे सूंघने पर व्यक्ति तरोताजा महसूस करता था। इस समय टीशू और टीटो ने पहले से ही गर्म पानी तैयार कर लिया था, बस यान भाइयों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे हर्बल थैली को पानी में भिगोने के लिए रख सकें। तुम लोग आगे बढ़ो और चले जाओ, हम आज रात बाद में भीगेंगे, यान वेनकाई ने दोनों से पानी निकालने के लिए कहा। जियो येयांग ने हैरान होकर उनकी ओर देखा और कहा, क्या आप लोग अपने औषधीय स्नान को उबालते नहीं हैं? यान वेनकाई ने अपना सिर खुजलाया। क्या हमें इसे उबालने की जरूरत है? हम इसे सीधे गर्म पानी में भिगो देते हैं। वे एक सामुदायिक छात्रावास में रहते थे, जिसमें पानी और जड़ी बूटियां उबालने के लिए रसोई की सुविधा नहीं थी। डोंग युवानक्सुआन भी हैरान दिखे, आप किस तरह की जड़ी बूटियों का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें सिर्फ गर्म पानी में भिगोने से इसका औषधीय प्रभाव होगा? ऐसा कैसे नहीं हो सकता? यान वेनकाई ने उन्हें हर्बल मिश्रण का एक पैकेट दिखाया। जियो येयांग ने हर्बल थैली ली और उसकी जांच की। हर्बल थैली को दाओहुआ ने सफेद महीन सूती कपड़े से सिल दिया था, और जब उसने इसे बनाया, तो उसने सोचा कि उसके दो भाई इसे उबालने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए उसने जड़ी बूटियों को पीसकर बारीक पाउडर बना लिया। इस तरह, जब उबलते गर्म पानी के साथ डाला जाता है, तब भी औषधीय गुण जारी रहेंगे। यान वेनकाई ने गर्व से कहा, यह विशेष रूप से मेरी सबसे बड़ी छोटी बहन द्वारा मेरे और मेरे तीसरे भाई के लिए तैयार किया गया है। मैं आपको बताता हूँ, इसे लेना वास्तव में आरामदायक है। डोंग युवानक्सुआन हैरान होकर बोला, तो फिर आप लोग पहले क्यों नहीं भीगे? यान वेनकाई का गला दबा हुआ था, वह कुछ हद तक शर्मीला लग रहा था। यान वेनताओ हंसे और बातचीत को आगे बढ़ाया, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें चिंता थी कि नहाने से उनका शरीर खराब हो सकता है। यह सुनकर जियो येयांग और डोंग युवानक्सुआन दोनों ने उधर देखा। यान वेनकाई को असहजता महसूस हुई, हर्बल थैली मेरी सबसे बड़ी छोटी बहन द्वारा तैयार की गई थी, क्या मेरे लिए चिंता करना सामान्य नहीं है? उसने जियो येयांग की ओर देखते हुए कहा। मेरी सबसे बड़ी छोटी बहन ने लिटिल प्रिंस के साथ कुछ साझा करने के लिए कहा। लिटिल प्रिंस, क्या आप कुछ चाहते हैं? जियो येयांग को दाओहुआ द्वारा उसके लिए इसे तैयार करने के उल्लेख पर खुशी महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसने यान वेनकाई को कुछ असंतोष के साथ देखा। चूंकि दाओहुआ ने इसे मेरे साथ साझा करने के लिए कहा था,
तो आपने इसे अब तक मुझे क्यों नहीं दिया? यान वेनकाई ने अपना सिर खुजलाया। मुझे डर था कि ये तुम्हें बिगाड़ सकता है ना? ऐसा लगता है कि आप इससे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जियो येयांग ने ठंडे स्वर में छींक दी और यान वेनकाई को चुपचाप खड़ा देखकर उसने तुरंत आग्रह किया, मेरे हिस्से, क्या तुम जल्दी नहीं करोगे और इसे ले आओगे? ओह! यान वेनकाई अफसोस से भरकर सुस्ती से आगे बढ़े। उसने मूर्खतापूर्वक छोटे राजकुमार से यह क्यों कहा कि उसका हिस्सा है? चूंकि वहां बहुत अधिक हर्बल पाउच नहीं बचे थे, अगर वे लिटिल प्रिंस को कुछ दे देते, तो उसे और उसके तीसरे भाई को सोखने के अधिक अवसर नहीं मिलते। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद यान वेनकाई आखिरकार जियो येयांग के लिए 5 हर्बल पाउच लेकर आया। डोंग युवानिक सुआन की उत्सुक आंखों को देखकर उसने अनिच्छा से एक उसे दे दिया। बड़े भाई डोंग, मैं कंजूस नहीं हूँ, लेकिन यह है। आप इसे लें और इसके प्रभावों को आजमाएं, यान वेनकाई ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। यान वेनकाई के अनिच्छुक हाव भाव को देखकर डोंग युवानक सुआन ने लापरवाही से उसके हाथ से हर्बल थैली छीन ली और हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इसे एक अच्छा प्रयास करूंगा। पिछले कुछ दिनों में यान भाइयों की मजबूत ऊर्जा सभी के सामने थी, और डोंग युवानक सुआन भी देखना चाहते थे कि उनके हर्बल स्नान कितने प्रभावी थे। उस दिन जियो येयांग अपने निवास पर लौट आया और निरीक्षण के लिए हर्बल थैली इंपीरियल चिकित्सक को सौंप दी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि इंपीरियल फिजिशियन, जो 60 साल से अधिक उम्र का था, चुपचाप जियो येयांग के सामने आया। छोटे राजकुमार, तुम्हें यह हर्बल थैली कहाँ से मिली? इंपीरियल फिजिशियन के उत्साह को देखकर जियो येयांग ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है, क्या हर्बल थैली में कोई समस्या है? इंपीरियल फिजिशियन ने अपना सिर हिलाया, थैली के साथ कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत, इसमें रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने, रक्त ठहराव को दूर करने और शरीर को मजबूत करने का बहुत मजबूत प्रभाव है, जो शरीर की कंडीशनिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। जब लिटिल प्रिंस मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है तो न केवल हर्बल थैली उपयुक्त होती है, बल्कि सेना भी इसका उपयोग कर सकती है। मैं यह पूछने आया था कि क्या इसके लिए कोई नुस्खा है? यह गवर्नर के लिए उपयोगी हो सकता है। जियो येयांग चौंका, क्या आप निश्चित हैं? इंपीरियल फिजिशियन उनके चाचा के आदमी थे, और उनके चाचा वर्तमान में सूखे की अवधि से बचे डाकुओं को खत्म करने के लिए झोंगझू प्रांत सहित उत्तरी 3 प्रांतों के सैन्य मामलों के प्रभारी थे। वह समझते थे कि उनके सैनिकों की ताकत बेहतर युद्ध क्षमताओं की कुंजी थी, और वह जानते थे कि उनके नाना जैसे परिवार विशेषज्ञों के अपने समूहों पर भरोसा करते थे। जियो येयांग थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। मुझे इस बारे में पूछना होगा। खबर मिलने पर मैं आपको बताऊंगा। इंपीरियल फिजिशियन तत्काल उत्तर न मिलने से थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि थैली में जड़ी बूटियों को पीसकर पाउडर बना दिया गया था, और हालांकि वह इस्तेमाल की गई कुछ जड़ी बूटियों की पहचान कर सकता था, लेकिन वह अनुपात का अनुमान नहीं लगा सका। चैप्टर 146, जन्मदिन मनाना, स्वर्ग के उपहारों की ऐसी बर्बादी। जियो येयांग ने इंपीरियल चिकित्सक को बताया कि कैसे यान भाई औषधीय पैकेट का उपयोग कर रहे थे, और चिकित्सक तुरंत इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपनी दाढ़ी उड़ा ली और घूर कर कहा, छोटे राजकुमार, मैंने जांच की है, और इन औषधीय पैकेटों की प्रभावकारिता बहुत अधिक है। अगर उबाला जाए, तो एक बैच एक बार में 3 लोगों के स्नान के लिए आसानी से पर्याप्त हो सकता है। यान परिवार के बेटे वास्तव में अपनी संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। भले ही उन्होंने साथी मार्शल आर्ट छात्रों को स्नान करने के लिए आमंत्रित किया हो, यह इस तरह की बर्बादी से बेहतर होगा। औषधीय पैकेटों में सभी सामग्रियां बहुमूल्य जड़ी बूटियां थीं। उनके इस तरह बर्बाद हो जाने के बारे में सोचकर ही बूढ़े चिकित्सक के दिल में असहनीय पीड़ा होने लगी। यह सुनकर जियो येयांग का गाल हिल गया। कई वयस्क पुरुषों को एक साथ नग्न होकर भीगने की कल्पना करते हुए वह अचानक कांप उठा। शाही चिकित्सक, छोटे राजकुमार, मुझे आपके लिए औषधीय पैकेट उबालने की अनुमति दें। आपके स्नान करने के बाद 2 अन्य लोगों को इसका उपयोग करने दें। आपके अनुसार वे दोनों कौन होने चाहिए? अपने प्रयुक्त औषधीय स्नान में दूसरों को स्नान कराना।
जियो येयांग को लगा कि यह कुछ गंदा लग रहा है। फिर भी इंपीरियल फिजिशियन के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर और यह जानते हुए कि औषधीय पैकेट वास्तव में शरीर के लिए फायदेमंद थे, उन्होंने एक पल के लिए सोचा और कहा, आप डेफो और झाओ एर्गो से पूछ सकते हैं, देखें कि क्या वे इच्छुक हैं। निश्चित रूप से वे इच्छुक होंगे। छोटा राजकुमार हमेशा अच्छी चीजों में उनका ध्यान रखता है, वे ऐसा कैसे नहीं कर सकते। शाही चिकित्सक ने तथ्यात्मक रूप से कहा, फिर जल्दी से मुड़ा और औषधीय स्नान तैयार करने चला गया। अगले दिन मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान पर कई और लोग तरोताजा दिख रहे थे। प्रशिक्षक को यह पता चला कि लिटिल प्रिंस और डोंग युवानिक्सुआन ने यान भाइयों द्वारा दिए गए औषधीय स्नान पैकेटों का उपयोग किया था और वे इतने उत्साहित हो गए थे, तो उन्होंने दोनों भाइयों पर कई बार विचार किया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यान परिवार, जो एक साधारण पृष्ठभूमि से आया था, भाग्य के एक झटके से लिटिल प्रिंस से जुड़कर ही आगे बढ़ा था। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनमें अपना कुछ दमखम है। छोटी उम्र से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के कारण वह अच्छी तरह से जानता था कि एक अच्छा औषधीय स्नान नुस्खा कितना मूल्यवान हो सकता है। मार्शल परिवार के कई नुस्खे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते थे। जियो येयांग को पता था कि उसे दाओहुआ से औषधीय फॉर्मूले के बारे में पूछना होगा। जब वह इस बात पर विचार कर रहा था कि यान परिवार से दोबारा कब मिलना है, झू चेंगे ने उसी दिन कक्षा के बाद उसे यह अवसर दिया। झू चेंगे ने जियो येयांग और कुछ अन्य लोगों को निमंत्रण दिया, अगले महीने मेरे दादाजी अपना जन्मदिन मनाएंगे। मैं ईमानदारी से आप सभी को अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जियो येयांग ने निमंत्रण स्वीकार किया, उसे पलटा, फिर उसे अपने पीछे खड़े डेफो को सौंप दिया। चूंकि बूढ़े भगवान झो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हमें निश्चित रूप से जाना चाहिए और अपनी बधाई देनी चाहिए। यान वेनकाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे लिए भी घर आने का अच्छा अवसर होगा। अन्य, यह सीधा सादा आदमी, क्या कुछ विचार अपने तक ही सीमित रखना बेहतर नहीं है? उन्हें जोर से क्यों बोलें? झू चेंगे ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और बुरा नहीं माना। चूंकि वह मार्शल प्रशिक्षण की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सका और विद्वानों के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए वह यान वेंगसियू से काफी परिचित हो गया था, जो अक्सर एक साथ चर्चा करने और पूछताछ करने के लिए इकट्ठा होते थे। वह यान बंधुओं के चरित्र को भी अच्छी तरह समझते थे। यान परिवार के पिछले आंगन में दाओहुआ को भी झू जिंगवान द्वारा भेजा गया निमंत्रण मिला और उसने इसे खोलते हुए पूछा, युवा मिस खुद को यहाँ क्यों लाती है? ओह, क्या यह लॉर्ड झू का जन्मदिन आ रहा है? दाओहुआ के कमरे में फल खाते समय झू जिंगवान मुस्कुराया। उसके परिवार में फलों की कमी नहीं थी, लेकिन किसी कारण से उसे लगा कि यहाँ के फलों का स्वाद अतुलनीय है। हाँ, आप मेरे दादाजी को क्या उपहार देने की योजना बना रहे हैं? दाओहुआ ने झू जिंगवान की ओर अपनी आंखें घुमाई, मैडम ली को देने के लिए वांग म्यानमेन को निमंत्रण दिया और फिर झू जिंगवान की ओर मुड़ी। आप कितने साहसी हैं, जो इतने खुले तौर पर उपहार मांग रहे हैं। झू जिंगवान हकदारी से भरे चेहरे के साथ, मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, दयालुता को पहचानने में असफल न हूँ। इस बारे में सोचें, उपहार देते समय क्या आपको वह नहीं देना चाहिए जो प्राप्तकर्ता को सबसे अधिक पसंद है? मेरे दादाजी की सबसे प्यारी पोती होने के नाते मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि उन्हें क्या पसंद है। अगर आप मुझे बताएं, तो मैं आपको सही उपहार चुनने में मदद कर सकता हूँ। दाओहुआ ने झू जिंगवान को देखते हुए कृपया अपना प्रदर्शन जारी रखें की अभिव्यक्ति व्यक्त की। झू जिंगवान ने बिल्कुल भी बुरा ना मानते हुए खुशी खुशी दाओहुआ के कमरे में हरे भरे गुलदाउदी के एक बर्तन की ओर इशारा किया और कहा, मुझे लगता है कि हरे गुलदाउदी का यह बर्तन काफी अच्छा है। मौसम ठंडा हो रहा है और बर्फबारी होने वाली है, जिससे ऐसे हरे फूलों की सराहना करने का यह सही समय है। दाओहुआ ने अपनी आंखें घुमाई, तुम्हारा स्वाद अच्छा है। झू जिंगवान ने फल नीचे रख दिए, दाओहुआ के बगल में बैठ गया और उसकी बांह को थपथपाया। प्रिय दाओहुआ, हमारे बगीचे में इस रंग का गुलदाउदी नहीं है, और यदि आप इसे मेरे दादाजी को देते, तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होते।
दाओ हुआ ने परेशान होने का दिखावा किया। झोऊ जिंगवान, जो अपने दादाजी के लिए खुद को विनम्र करने को तैयार थी, ने दिन का अधिकांश हिस्सा दाओ हुआ के साथ चापलूसी करते हुए बिताया और अंत में उसे सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। फिर मैं इसे आज अपने दादाजी को दिखाने के लिए वापस ले जाऊंगा। एक पल इंतजार करें। दाओ हुआ ने जल्दी से झोऊ जिंगवान को बुलाया, जो फूल के बर्तन को हटाने ही वाला था। यदि आप इसे अभी ले जाते हैं, तो जब दादाजी झोऊ अपना जन्मदिन मनाएंगे तो मैं अपने साथ क्या लाऊंगा? झोऊ जिंगवान ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया। हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इन औपचारिकताओं पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाओ हुआ ने असहमति जताते हुए कहा, नहीं, यह वह उपहार है जो मैंने तैयार किया है, और मैं इसे खुद देना चाहता हूँ। मैं आपको दादाजी झोऊ के साथ एहसान नहीं करने दूंगा। झोऊ जिंगवान ने कहा, अच्छा दाओ हुआ, क्या यह एक समान नहीं है, चाहे आप दे या मैं दे? उसकी जिद से परेशान होकर दाओ हुआ ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, आप आज फूल ले सकते हैं, लेकिन दादाजी झोऊ के जन्मदिन पर मैं भी आपके बगीचे में एक प्रकार का फूल लेने आऊंगा जो मेरे पास नहीं है। यदि आप सहमत हैं, तो आप फूल ले जा सकते हैं। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो जहां से आप आए हैं वहां जल्दी वापस आ जाएं। झोऊ जिंगवान ने चिल्लाते हुए कहा, आप वास्तव में खुद को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं सहमत हूँ। लेकिन पहले इसे स्पष्ट कर लें, आप उन कुछ बर्तनों को नहीं छू सकते हैं जो मेरे दादाजी को सबसे ज्यादा पसंद हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वह दिन जल्द ही आ गया जब झोऊ परिवार के पुराने मास्टर झोऊ ने अपना जन्मदिन मनाया। उस दिन झोऊ निवास का मुख्य द्वार असाधारण रूप से जीवंत था। ऐसा कहा गया कि प्रांतीय सरकार के कई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से आए थे। इस बार पूरे यान परिवार ने भाग लिया। झोऊ निवास के पिछले आंगन के मुख्य हॉल में मैडम झोऊ को सम्मान देने के बाद दाओहुआ को चिंता हुई कि दादी यान विभिन्न महिलाओं के बीच बैठने में असहज महसूस कर सकती हैं। उन्होंने झोऊ जिंगवान को एक तरफ खींच लिया और कहा, मैं और मेरी दादी आपके बगीचे को देखने जा रहे हैं। झोऊ जिंगवान ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ एक नौकरानी रखूंगा। वह विभिन्न परिवारों की युवा महिलाओं की मेजबानी में व्यस्त थी और व्यक्तिगत रूप से उनके साथ नहीं जा सकी। ओह, और हमने आज एक ओपेरा मंडली को आमंत्रित किया है। आप बगीचे में टहलने के बाद प्रदर्शन सुन सकते हैं। दाओहुआ ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर कुछ होगा तो मैं नौकरानी को बुलाऊंगा। वह पहले भी कई बार झोऊ निवास का दौरा कर चुकी थी और उस जगह से काफी परिचित थी। श्रीमती ली को सूचित करने के बाद दाओहुआ दादी यान को कमरे से बाहर ले गया। सन फैमिली की कुलमाता ने उनकी ओर देखा, लेकिन कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपनी बेटियों को उनके पीछे न आने देने का निर्णय लिया। उपस्थित सभी महिलाओं के साथ यह उनकी बेटियों के लिए प्रभाव छोड़ने का एक उत्कृष्ट अवसर था। यान येशुंग ने भी देखा लेकिन अनुसरण करने की इच्छा व्यक्त नहीं की। वह विनम्रता और आज्ञाकारिता की प्रतिमूर्ति श्रीमती ली के पास चुपचाप बैठी रही। जाने से पहले उसकी चाची ने उसे अन्य महिलाओं के सामने अच्छा प्रभाव डालने का निर्देश दिया था, क्योंकि यह उसकी भविष्य की शादी की व्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। शादी के बारे में सोचते हुए यान येशुन को अपने गालों पर लाली महसूस हुई। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और महिलाओं के बीच हो रही बातचीत को ध्यान से सुनने लगी। झोऊ परिवार का बगीचा विशाल था और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी। हालांकि यह पहले से ही नवंबर था, फिर भी बहुत सारे फूल खिले हुए थे। ओह, क्या ये सूरजमुखी नहीं है? दाओहुआ ने बगीचे के कोने में सूरजमुखी के कई पौधों को देखते हुए आश्चर्य से कहा। झोऊ परिवार की नौकरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस यान की नजर तेज है। ये फूल ओल्ड मास्टर के दोस्त द्वारा विदेश से वापस लाए गए थे। वे देखने में प्यारे हैं, हालांकि उनके खिलने की अवधि कुछ कम है। दाओहुआ ने यह सोचते हुए सिर हिलाया कि उसने कभी अपने गृहनगर में सूरजमुखी के बीज नहीं देखे थे, न ही उसने उन्हें लिनी काउंटी या जिंगझोऊ शहर में देखा था। ऐसा लगता था कि इस समय भी सूरजमुखी को केवल सजावटी फूल ही माना जाता था।
दाओहुआ ने खुशी से दादी यान से कहा। जिंगवान ने बताया कि इस बार मैं अपने साथ ले जाने के लिए उनके बगीचे से कोई भी फूल चुन सकता हूँ, इसलिए मैं इसे चुनना चाहता हूँ। दादी यान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या यह अनुचित नहीं है? आपने कहा था कि वे विशेष रूप से ओल्ड मास्टर झो द्वारा विदेश से लाए गए थे, वे काफी कीमती होंगे, है ना? दाओहुआ ने उत्तर दिया, यह ठीक है। यहाँ कई पौधे हैं, और एक बार जब मैं उन्हें सफलतापूर्वक उगा लूंगा, तो मैं भविष्य में और भी पौधे लौटा सकता हूँ। कुछ देर बगीचे में टहलने के बाद दाओहुआ ने नौकरानी के नेतृत्व में बूढ़ी महिला को ओपेरा सुनने के लिए मंच तक ले जाने में मदद की। दाओहुआ को प्राचीन ओपेरा का विशेष शौक नहीं था, लेकिन इसने उसे सुंदरता की प्रशंसा करने से नहीं रोका। जो लोग ओपेरा में प्रदर्शन करते थे, लिंग की परवाह किए बिना, उनके पास उत्कृष्ट विशेषताएं और आकृतियां थीं, जिससे देखने का आनंददायक अनुभव होता था। धीरे धीरे और भी लोग आ गए, जिनमें काफी उम्र की कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थीं। इन समझदार व्यक्तियों ने दादी यान को देखकर और यह जानकर कि वह जिंगझू के प्रीफेक्चुरल गवर्नर की मां थी, उन्हें बातचीत में शामिल करने का निश्चय किया। कम उम्र में अपने पति को खोने और अकेले कई बच्चों का पालन पोषण करने वाली दादी यान चतुर और स्पष्टवादी दोनों थीं। दोनों पक्षों के बीच बातचीत से माहौल काफी खुशनुमा बना रहा। किसी को अपनी दादी का बातचीत से मनोरंजन करते देखकर दाओहुआ ने मंच पर सुंदरियों की सराहना करने पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया। टकराना। जैसे ही दाओहुआ प्रदर्शन में तल्लीन थी, अचानक उसका माथा धीरे से थपथपाया गया। ऊपर देखने पर उसे पता चला कि यह वह दुष्ट जियो येयांग था। चैप्टर 147, शीत ऋतु में पंखा लहराना, तुम यहाँ कैसे आए? दाओहुआ ने आश्चर्य से जियो येयांग को देखा। जियो येयांग ने उसकी ओर देखा और शांति से उसके बगल में बैठ गया, तभी धीरे और इत्मीनान से बोला, ठीक है, अगर तुम आ सकते हो, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? दाओहुआ ने जियो येयांग को तिरछी नजर से देखा, तभी देखा कि पहले की हलचल वाला चरण अब कुछ हद तक शांत हो गया था। तेज हंसी फुसफुसाहट में बदल गई थी। हेलो ब्रदर डोंग, ब्रदर झो, और अन्य सभी भाई। न केवल जियो येयांग, बल्कि डोंग युवानेक्सुआन, यान परिवार से उसके 3 भाई, और कुछ अन्य युवा सज्जन जिन्हें उसने चढ़ाई महोत्सव के दिन देखा था, वे सभी आए थे। इन लोगों का अभिवादन करने के बाद दाओहुआ जाने के लिए तैयार हुई। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। पहले, सुंदरियों को बेहतर ढंग से देखने के लिए, और यह देखते हुए कि दर्शक कम थे, वह मंच के सामने इस पंक्ति में बैठ गई थी। जियो येयांग निश्चित रूप से सबसे अच्छी सीट लेने जा रहा था, और चूंकि वह अपने साथ काफी लोगों को लाया था, इसलिए उसे अपनी जगह छोड़नी होगी। आप कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही जियो येयांग ने दाओहुआ को जाने के लिए तैयार होते देखा, उसने तुरंत पूछा। दाओहुआ ने डोंग युवानेक्सुआन और अन्य लोगों की ओर अपनी ठुड्डी से सिर हिलाया। आप में से बहुत सारे लोग हैं, निश्चित रूप से पर्याप्त जगह नहीं होगी, मैं अपनी दादी के पास बैठूंगी। यह सुनकर जियो येयांग के चेहरे पर तुरंत नाराजगी दिखाई दी और उसने भौहें चढ़ा ली। पास में मौजूद झो चेंगे ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, मिस यान, कृपया बेझिझक बैठे रहें। अगर पर्याप्त सीटें नहीं हैं, तो हम बस कुछ और कुर्सियां और टेबल जोड़ सकते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने के बाद उन्होंने तुरंत एक नौकर को इशारा करने के लिए हाथ हिलाया और उसे और मेजें और कुर्सियां लाने का निर्देश दिया। दाओहुआ ने झिझकते हुए विभिन्न परिवारों की महिलाओं की ओर देखा, जो लगातार इस दिशा में देख रही थी। उन्हें लगा कि जियो येयांग और अन्य लोगों के साथ बैठना उनके लिए कुछ हद तक अनुचित था। एक लड़की होने के नाते आपके बीच न बैठना बेहतर है, यह उचित नहीं है। झू चेंगे अचंभित रह गया, उसके पास इसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि दाओहुआ ने जो कहा वह सच था। भले ही यान परिवार की मिस यान केवल 10 वर्ष की थी, आखिरकार पुरुष और महिला के बीच अंतर था, और एक महिला की प्रतिष्ठा से संबंधित मामलों पर वास्तव में सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी। लेकिन यह स्पष्ट था कि छोटा राजकुमार यान परिवार की मिस यान से बात करना चाहता था। क्या करें? जैसे ही झो चेंगे अनिश्चित थे कि कैसे आगे बढ़ना है,
झोऊ जिंगवान युवा महिलाओं के एक समूह के साथ पहुंचे। बेशक नाटक देखने के लिए सबसे अच्छे स्थान सीधे मंच के सामने वाले स्थान थे। इसलिए जैसे ही झोऊ जिंगवान पहुंची, वह अपने समूह को सीधे दाओहुआ की ओर ले गई। मिस यान, मैं सोच रहा था कि आप कहाँ गई थी। पता चला कि आप नाटक का आनंद लेने के लिए यहाँ छुपी थीं। मुझे भी नाटक देखना पसंद है। आपको मुझे भी अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाना चाहिए था। जैसे ही सभी लोग आए, कियान बिलन ने मुस्कुराते हुए दाओहुआ से बात करना शुरू कर दिया। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने तुम्हें अन्य युवतियों के साथ इतने उत्साह से बातें करते देखा, मैंने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। कियान बिलन का गला रुंध गया और फिर उसने बातचीत जारी रखे बिना हंसकर टाल दिया। झोऊ जिंगवान ने कार्यभार संभाला, ठीक है, हर किसी को बैठने और नाटक का आनंद लेने के लिए जगह मिल जाएगी। तब तक नौकर मेज और कुर्सियां अपने हिसाब से व्यवस्थित करके ले आए थे। सभी को बैठने के लिए अपनी जगह मिल गई। अब इतनी सारी युवा महिलाएं आ गई थीं, दाओहुआ को अब अपनी प्रतिष्ठा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वह सीधे उस सीट पर वापस चली गई जिसे उसने शुरू में चुना था। आखिरकार यह सीट वह थी जिसे खोजने के लिए उसने कई बार बदलाव किया था, सुंदरियों की प्रशंसा करने के लिए सबसे अच्छा दृश्य। चूंकि यह सम्मान की केंद्रीय सीट नहीं थी, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। दाओहुआ को अपने पास बैठा देखकर जियो येयांग का चेहरा और भी अधिक प्रसन्न लग रहा था। पास में झोऊ चेंगे यह देखकर कि जियो येयांग बीच से दूर बैठा था, इस बात को लेकर झिझक रहा था कि उसे मुख्य सीट पर जाने के लिए कहा जाए या नहीं। हालांकि यान परिवार की मिस यान के अपनी सीट पर बैठने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। जिंगवान, जल्दी से कुछ चाय और नाश्ता परोसो। झोऊ जिंगवान ने आराम करने के लिए दाओहुआ के बगल में बैठने का इरादा किया था, लेकिन अपने बड़े भाई की आज्ञा सुनकर वो कुछ हद तक अनिच्छुक थी। वह सुबह से ही व्यस्त थी और बहुत थकी हुई थी। हालांकि यह देखते हुए कि यह उसके प्यारे दादाजी का जन्मदिन था, उसका कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी मेहमान अच्छा समय बिताएं और झोऊ परिवार को शर्मिंदा न करें। उसने एक आह भरी और चाय नाश्ता तैयार करने के लिए खड़ी हो गई। दाओहुआ ने झोऊ जिंगवान की ओर सहानुभूति से देखा, जिंगवान कल रात ठीक से सो नहीं पाया होगा। जियो येयांग ने तुरंत कहा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम झोऊ परिवार के साथ रह रहे हो? दाओहुआ ने चिढ़कर कहा, केवल जिंगवान की कुछ धुंधली आंखों को देखकर ही पता चल जाएगा। जियो येयांग ने इसके बारे में सोचा और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया, उसने पंखा हाथ में लेकर हिलाया। उसे इस तरह देखकर दाओहुआ ने अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष किया। जियो येयांग ने हैरान होकर पूछा, आप किस बात पर हंस रहे हैं? दाओहुआ पीछे नहीं हटे और सीधे जवाब दिया, सर्दियों के बीच में आप अपने आप को किस लिए पंखा कर रहे हैं? क्या आप लालित्य की भावना को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? उस टिप्पणी पर जियो येयांग ने जिस हाथ से अपने पंखे को हिलाया था, वह हाथ अचानक रुक गया और हवा में ही रुक गया। न केवल वह, बल्कि आसपास के अन्य लोग, जिनके प्रशंसक थे, जैसे कि डोंग युवानिक्सुआन और यानवेन शियू, ने भी अभिव्यक्ति में एक साथ विराम लिया और अजीब तरह से अपने प्रशंसकों को दूर कर दिया। बड़ी बहन, तुम समझती नहीं हो। भाई डोंग और अन्य लोग सर्दी के मौसम में खुद को हवा में उड़ाते हैं क्योंकि वे खुद को विद्वान और परिष्कृत सज्जन मानते हैं, यह सिर्फ उनकी बात है। यान वेनकाई की तेज आवाज गूंजी। दाओहुआ ने अपना सिर झुकाया और जियो येयांग और अन्य लोगों की ओर देखा, जो थोड़े असहज लग रहे थे, और चंचलता से मुस्कुराए। हालांकि उसने उन्हें चिढ़ाना जारी रखना बेहतर समझा। फिर दूसरे भाई, तुम्हारे पास एक प्रशंसक क्यों नहीं है? यान वेनकाई ने कहा, बड़ी बहन, क्या आपने अभी यह नहीं कहा? सर्दी का मौसम आ गया है और मौसम इतना ठंडा है कि अभी पंखा झलने के लिए मुझे सिर में दर्द हो रहा होगा। ओह! दाओहुआ अचंभित रह गई। क्या वह कह सकती है कि वो वास्तव में चाहती थी कि उसका चौथा भाई विषय बदल दे? उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके चौथे भाई के शब्द उससे भी अधिक क्रूर होंगे। सर्दी के मौसम में पंखा चलाने के लिए सिर में दर्द होना जरूरी है।
उसकी बातें इतनी अर्थपूर्ण थीं कि वह खुद को बहस करने में असमर्थ पाती थी। यान वेंकाई, जियो येयांग सहित जिनके भी प्रशंसक थे, उन्होंने एक स्वर में यान वेंकाई की ओर अपनी निगाहें घुमाईं, और अगर नजर मार सकती थी, तो यान वेंकाई को भीड़ द्वारा कई बार मार दिया गया होता। खतरे को महसूस करते हुए यान वेंकाई ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और बुदबुदाया, मैंने जो कहा वह गलत नहीं है। पीएफएफटी, उनका हंगामा काफी तेज था, और कई युवतियों ने उनकी बात सुनी। कुछ लोग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और हंसने लगे। दाओहुआ ने चारों ओर देखा और कई महिलाओं के कंधे हिलते हुए देखे, और वह भी खुश होने से खुद को नहीं रोक सकी। हम्फ, जियो येयांग ने ठंडे स्वर में कहा, अपने पसंदीदा प्रशंसक को चुटकी काटी। अचानक यह कम आकर्षक लगा, और इसे डी फू को सौंप दिया, जो किनारे पर इंतजार कर रहा था। डी फू ने इसे दोनों हाथों से पकड़ा, ध्यान से इसे अपनी छाती से लगाया, फिर यान परिवार की सबसे बड़ी महिला की ओर निराशा से भरे चेहरे के साथ देखा। इस मिस ने कुछ भी कहने का साहस किया। देखो, उसने अपने मालिक को पंखा झलने से डरा दिया। जियो येयांग की प्रतिक्रिया देखकर दाओहुआ और भी अधिक खुश हुआ। वह अविश्वसनीय रूप से खुश महसूस कर रही थी और अपना ध्यान वापस मंच पर ले गई, जहां अभिनेता अचानक और भी अधिक सुंदर लगने लगे। दाओहुआ को अच्छे मूड में अपने पैर हिलाते हुए देखकर जियो येयांग को थोड़ा उदास महसूस हुआ और उसने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? इसमें इतना दिलचस्प क्या है? सुंदर लोग। दाओहुआ ने जियो येयांग को सबसे आकर्षक अभिनेता की ओर इशारा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा, क्या आपको नहीं लगता कि वे सुंदर हैं? उनकी विशेषताएं, उनके आंकड़े देखो। खांसी खांसी, एक तेज खांसी की आवाज आई, जिससे दाओहुआ को आगे बढ़ने से रोका गया। अपना सिर घुमाकर दाओहुआ ने जियो येयांग की असामान्य अभिव्यक्ति और उसके सबसे बड़े भाई को उसकी ओर घूरते हुए देखा। हैरान होकर उसने पूछा, क्या हुआ? यान वेंशियू ने गहरी सांस ली और अपने स्वर को नर्म करने की कोशिश की। मैं तुम्हारे बारे में माँ से बात करूंगा। उसे आप पर नजर रखने के लिए कहें, ताकि आप बहुत अधिक बेकार किताबें न पढ़ें। सुनो, बड़ी बहन क्या कह रही है? खूबसूरत लोग, नैन नक्श और आकृतियां, क्या यही वह चीज है जिसके बारे में एक घरेलू लड़की को बात करनी चाहिए? दाओहुआ ने अपना मुंह खोला, कुछ हद तक प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। वह बस नाटक देख रही थी, इसका बेकार किताबों से क्या लेना देना था। लेकिन वह इतनी समझदार थी कि बोल नहीं पाती थी। चैप्टर 148, बहन, क्या मैंने कुछ गलत कहा? दाओहुआ ने धीमी आवाज में जियो येयांग से पूछा। जियो येयांग ने उसे कुछ अवाक कर दिया और धीरे से उत्तर दिया, तुम्हारा बड़ा भाई सही था। तुम्हें भविष्य में वास्तव में कम बेकार किताबें पढ़नी चाहिए और हमेशा सुंदरियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अचानक एहसास होने पर दाओहुआ ने कहा, तो यही कारण था। लेकिन मैं तुरंत असंतुष्ट हो गया। सुंदरियों के बारे में बात करने में क्या गलत है? खूबसूरती का शौक हर किसी को होता है। मैं नहीं मानता कि अगर आपने किसी सुंदरता को देखा तो आप लोग उसे दोबारा नहीं देखेंगे। जैसे ही वह बोली, उन्होंने अपनी पिछली टिप्पणी पर विचार किया। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं कहा, क्या इस पर इतना हंगामा करने की जरूरत है? अब जियो येयांग की बारी थी कि वह अपना मुंह खोले और न जाने क्या कहे। जवाब देने से पहले वह कुछ देर चुप रहे। वैसे भी दूसरों के सामने ऐसी बातें कम बोलने की कोशिश करें। दाओहुआ ने चिल्लाते हुए कहा, यह जानते हुए कि यह प्राचीन काल था। कुछ शब्द जो उसे अच्छे लगते थे, प्राचीन लोगों को उस तरह से नहीं दिखते थे। वह अप्रसन्न होकर बड़बड़ाई, मैं भविष्य में सावधान रहूंगी। दाओहुआ को शांत देखकर जियो येयांग ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, बेशक, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे जो कहना चाहो कह सकते हो। यह सुनकर डी फू ने अपने मालिक की ओर देखा और अचानक कुछ शर्मिंदा महसूस किया, इसलिए उसने अपनी गर्दन सीधी की और फिर से घूरना शुरू कर दिया। उसने पाया कि जब भी यान परिवार की मिस आसपास होती थी, तो वह आसमान की ओर कुछ ज्यादा ही देखने लगता था। जियो येयांग को सांत्वना देते देख दाओहुआ मुस्कुराए, अपना सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, मेरा बड़ा भाई बिल्कुल वैसा ही है, पुराने जमाने का और गंभीर है, हमेशा शालीनता और शिष्टाचार के बारे में बात करता है।
मैं उसके सामने मजाक करने की हिम्मत भी नहीं करता। जियो येयांग ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में आपका बड़ा भाई आपके चौथे भाई जितना मजेदार नहीं है। झू चेंगे माहौल को थोड़ा सुस्त होता देख तुरंत मूड को बेहतर बनाने के लिए खड़े हो गए। यह अभिनय मंडली वर्तमान में झोंगझोऊ प्रांत में सबसे लोकप्रिय शुनसी मंडली है, जिसे हर कोई बहुत पसंद करता है। मैंने सुना है कि उनके प्रदर्शन में सीट पाना बहुत कठिन है। हमने अपने दादाजी के जन्मदिन समारोह में प्रदर्शन के लिए इस मंडली को आमंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास किए। दाव हुआ उत्सुक था, क्या अभिनय मंडली वास्तव में इतनी लोकप्रिय है? जियो येयांग ने उत्तर दिया, यह प्रसिद्ध अभिनेताओं वाली मंडली के लिए ऐसा ही है। इस शुआशी मंडली में दो प्रसिद्ध कलाकार हैं, एक वह सुंदरता है जिसके बारे में आपने अभी बताया। मेरा मानना कि उसका नाम एनशी है और दूसरी निंगशी है। उन दोनों में गायन की अद्भुत क्षमता है और उनकी आकृतियां और दिखावट भी आकर्षक हैं, इसलिए वे बहुत लोकप्रिय हैं। दाओहुआ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? जियो येयांग ने बताया, मध्य शरद ऋतु महोत्सव के दौरान मेरे चाचा ने झोंगझोऊ प्रांत के अधिकारियों के लिए एक भोज की मेजबानी की और इस शुआशी मंडली को आमंत्रित किया। मैं कुछ देर तक सुनता रहा। दाओहुआ ने कोई और प्रश्न न पूछते हुए सिर हिलाया। उसी समय झू जिंगवान नौकरों के साथ जलपान लेकर पहुंचे। यह क्या है? दाओहुआ ने उत्सुकता से झू परिवार की पेस्ट्री को देखा, जिसमें से काफी सुगंधित गंध आ रही थी। जियो येयांग ने एक प्लेट उसकी ओर बढ़ाई। यह चिड़िया के घोंसले का केक है, आगे बढ़िए और इसे आजमाइए। दाओहुआ का चेहरा खिल उठा। पक्षी का घोंसला, क्या यह है? तो फिर मुझे इसे अच्छा स्वाद देना होगा। यह कहते हुए उसने एक टुकड़ा उठाया और खाने लगी। बुरा नहीं है, तुम्हें भी कुछ लेना चाहिए। दाओहुआ को इसका आनंद लेते देख जियो येयांग ने भी एक टुकड़ा लिया और धीरे धीरे चबाया, और उसे दूसरा टुकड़ा लेते देखकर उसने पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद है? उसे लगा कि स्वाद पिछली बार दाओहुआ के घर पर बनी पेस्ट्री जितना अच्छा नहीं था। दाओहुआ ने सिर हिलाया, मुख्यतः क्योंकि मेरे पास कभी पक्षी का घोंसला नहीं था। जियो येयांग चुप था। अगर आपको यह पसंद है, तो मैं आपको कुछ भेजूंगा। मेरे पास अभी भी कुछ उच्च गुणवत्ता वाले रक्त पक्षी का घोंसला है। मुझे यह पसंद नहीं है, इसलिए आप इसे ले सकते हैं। दाओहुआ ने झिझकते हुए कहा, यह सही नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा आपकी चीजें ले रहा हूँ। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने अपनी छाती की जेब में रखी पॉकेट घड़ी को छुआ। उसने यह उपहार ले लिया था और अभी तक उसे बदला नहीं दिया था। दी फू, आश्वस्त रहें, यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह निश्चित रूप से ऐसा ही है। जियो येयांग ने वास्तव में परवाह नहीं की। वैसे भी मैं इसे नहीं खाता, इसे वहां रखना सिर्फ बर्बादी है। दी फू, यह बर्बादी नहीं होगी, वह सब कुछ अच्छी स्थिति में रख रहा है। दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया, यह जानकर कि जियो येयांग के पास जो खूनी पक्षी का घोंसला था, वह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई बाहर से खरीद सके। यह उनकी दादी और माँ के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ किसी का सामान लेने के लिए। इस पर विचार करने के बाद दाओहुआ ने जियो येयांग से धीमी आवाज में पूछा, क्या आप जिनसेंग चाहते हैं? उन्होंने अपने स्थान पर जो औषधीय पौधे उगाए उनमें जिनसेंग भी शामिल था, जो काफी कीमती था। हम जियो येयांग ने तुरंत उसकी ओर देखा, और यहाँ तक कि डी फू ने भी दाओहुआ की ओर देखा। यह वही प्रकार है जो मैंने तुम्हें पिछली बार दिया था। मेरे पास अभी भी है। दाओहुआ ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी को उठाया और पॉकेट घड़ी पर विचार करते हुए, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया था, उसने अपनी मध्यमा उंगली भी उठा दी। मेरे पास दो और हैं, मैं वे दोनों तुम्हें दे दूंगा। जियो येयांग ने कुछ देर तक चुपचाप दाओहुआ को देखा, क्या वे अभी भी ताज़ा हैं? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैंने इसे पहले भी संसाधित किया है। पिछली बार मैंने जियो येयांग को ताज़ा दिया था क्योंकि पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन अगर मैं दोबारा ऐसा करता, तो उसे जिनसेंग के स्रोत पर संदेह होने लगता। जियो येयांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे प्रोसेस करना है?
दाओ हुआ तुरंत सीधा बैठ गया। बेशक, मैंने बहुत सारी मेडिकल किताबें पढ़ी हैं। जियो येयांग अवाक रह गई। 10 साल की लड़की कितनी मेडिकल किताबें पढ़ सकती है? उसे यकीन था कि दाओ हुआ फिर से गड़बड़ कर रहा होगा, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने जिनसेंग को बर्बाद कर दिया है। जिनसेंग के बारे में बोलते हुए उन्हें औषधीय स्नान पैकेट याद आए, इसलिए उन्होंने पूछा, यान वेंटाओ और अन्य लोगों के लिए आपने जो औषधीय स्नान पैकेट प्रदान किए थे, क्या आपने उन्हें स्वयं बनाया था? बेशक, क्या वे बहुत प्रभावी नहीं हैं? दाओहुआ ने जियो येयांग को गर्व से देखा, मन ही मन सोचा, भले ही आप शाही परिवार से हों, औषधीय स्नान नुस्खा भविष्य का है, इसमें कई गुना सुधार हुआ है, और जो दवाएं मैंने उपयोग की हैं वे सभी मेरे स्थान से हैं, उनका प्रभाव बिल्कुल शीर्ष पर है। इस तरह से सोचते हुए उसे अपने दिल में बहुत अच्छा महसूस हुआ। वह सिर्फ ले ही नहीं रही थी, उसने जियो येयांग को कुछ अच्छी चीजें भी दी थीं। जियो येयांग ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, क्या आपके पास नुस्खा है? इतना कहने के बाद उसने झट से कहा, मैं इसे खरीदूंगा। दाओहुआ स्तब्ध रह गई, फिर उदारतापूर्वक अपना हाथ लहराया। नुस्खा? आपको इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं इसे आपको दे दूंगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में निपुण होने के नाते उनके पास विभिन्न फॉर्मूलों की कमी नहीं थी। यह देखकर कि जियो येयांग और डी फू बिना कुछ बोले सीधे उसे घूर रहे थे, दाओहुआ विनम्रता से मुस्कुराया, क्या बात है, मेरी उदारता से चकित हो गया। उसके शब्दों पर जियो येयांग और डी फू ने एक साथ दूसरी ओर देखा। दाओहुआ ने निराशा में अपने होंठ सिकोड़ लिए। आखिरकार मैं छुट्टी ले सकता हूँ। सभी को चाय और नाश्ता परोसने के बाद झोऊ जिंगवान दाओहुआ के बगल में बैठने आया। दाओहुआ ने तुरंत चिड़िया के घोंसले का केक उसकी ओर बढ़ाया। तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ खाओ। झोऊ जिंगवान ने सिर हिलाया, मुझे थोड़ी भूख लगी है। इस बिंदु पर कंपनी अब उस तरह नहीं देख रही थी जैसी वे जियो येयांग के पहली बार आने पर देख रहे थे, लेकिन मंच के पास महिलाओं की संख्या बढ़ रही थी। दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा, जियो येयांग की ओर मुड़ा और उत्सुकता से पूछा, क्या आप सामने वाले अन्य लोगों से नहीं मिलने जा रहे हैं? यह सुनकर जियो येयांग की अभिव्यक्ति कुछ उदासीन हो गई, कोई जरूरत नहीं। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि दाओहुआ हर किसी की तरह होगा। उन्होंने उसे अपने गुस्से पर काबू पाने और कुछ आज्ञाकारी और विनम्र काम करने की सलाह दी। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी इसका कोई संकेत नहीं मिला, और जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि उसकी आंखें उसकी तरफ चमक रही थीं। आप क्या कर रहे हो? जियो येयांग हैरान था। दाओहुआ ने उसे ईर्ष्या से देखा, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, दूसरों की परवाह किए बिना। जियो येयांग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्या आपको नहीं लगता कि मैं बहुत घमंडी हूँ? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास रुतबा और आत्मविश्वास है, तो उन चीजों को करने के लिए खुद को नीचे क्यों गिराएं जो आपको पसंद नहीं है? यदि वह एक प्रतिष्ठित राजकुमारी या कुछ और होती, तो वह निश्चित रूप से वो काम नहीं करती जो उसे पसंद नहीं है। वो एक खुश मुफ्तखोर होगी, जो किनारे से नाटक देख रही होगी। सत्ता और अधिकारों के लिए संघर्ष क्यों? जियो येयांग ने सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल। अधिकारियों से प्रेमालाप करने और सदाचारियों के प्रति विनम्र होने जैसे काम करने में परेशानी क्यों? उसे ये चीजें क्यों करनी चाहिए? उसे उनकी जरूरत नहीं थी, न ही वह कोई राजकुमार था जिसे सहयोगी बनाने की जरूरत थी। उसे वास्तव में समझ नहीं आया कि उसके चाचा उसे हमेशा उन निरर्थक अधिकारियों से क्यों मिलाते थे। तो क्या हुआ यदि उसके पिता ने उसे राजगद्दी नहीं सौंपी? क्या वह अपने लिए भविष्य नहीं बना सकता? लेकिन इस तरह निश्चित रूप से लोग आपकी पीठ पीछे बात करेंगे। बीजिंग में उनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। दाओहुआ ने आश्चर्य से कहा, मैं आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखता जो इस बात की परवाह करता है कि दूसरे क्या सोचते हैं। जब तक आप आराम से रहते हैं, तो अन्य लोगों से परेशान क्यों हों? जैसे ही वह बोली, उसने चंचलता से आंख मारी, क्या आपको नहीं लगता कि दूसरों को क्रोधित होते हुए भी इसके बारे में असहाय महसूस करते हुए देखना काफी सुखद है?
उस पर जियो येयांग सचमुच स्तब्ध रह गया। पहली बार जब वह दाओहुआ से मिला तो उसे पता था कि उससे निपटना आसान नहीं है, और अगर किसी ने उसे उकसाया तो वह निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगी। लेकिन उस समय वो एक लड़के के भेष में थी, और लड़कों का जंगली होना सामान्य बात है। लेकिन अब वह एक नाजुक बौड़मा लड़की है। क्या युवा लड़कियों को कोमल और शांत नहीं होना चाहिए? जियो येयांग को स्तब्ध देखकर दाओहुआ ने बात जारी नहीं रखी। वह मुस्कुराई, अपना सिर घुमाया और झोऊ जिंगवान से बात करने लगी। जीवन बस कुछ दशक छोटा है, और यदि किसी के पास अधिक आराम से जीने की क्षमता है तो कठिनाई की तलाश क्यों करें? जियो येयांग ने खुद को संभाला और दाओहुआ को देखने से खुद को नहीं रोक सका, जो झोऊ जिंगवान के साथ फुसफुसा रहा था। उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गए। इस व्यक्ति के वास्तव में उसके जैसे ही विचार थे। चैप्टर 149। बाकी पति नोट्स। क्योंकि मंच के पास दर्शक बढ़ गए थे, झू चेंगे ने अपने नौकर से नाटकों के चयन के लिए स्क्रिप्ट लाने के लिए कहा, जो एक नया चयन करने के लिए तैयार था। वहां अधिक वयस्क उपस्थित नहीं थे, केवल कुछ ही थे, और बाकी युवा स्वामी और विभिन्न परिवारों की महिलाएं थीं। झू चेंगे सबसे पहले वयस्कों से पूछने गए कि क्या उनका कोई अनुरोध है। जब उन सभी ने संकेत दिया कि वे किसी भी नाटक का चयन नहीं करना चाहते हैं, तो वह सीधे पुस्तिका जियो येयांग के पास ले गए। छोटे राजकुमार, कृपया एक नाटक चुनें। जियो येयांग ने पुस्तिका पर नजर डाली और दाओहुआ को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हुए देखकर मुस्कुराए और उसे सौंप दिया, आप चुनें। दाओहुआ समारोह में खड़ी नहीं हुई, उसने सीधे पुस्तिका ले ली और झोऊ जिंगवान को अपने पास रखकर उसे देखना शुरू कर दिया। दोनों लड़कियां अपने विकल्पों पर चर्चा करते हुए उत्साहपूर्वक बातें कर रही थीं और भरपूर आनंद ले रही थीं। उनके नीचे कियान बिलन, जो ध्यान दे रही थी, ने यान येहुआन को धक्का दिया और उसके बगल में यान यल और यान येशुंग पर नजर डाली और फुसफुसाते हुए कहा, पुस्तिका अब बड़ी बहन यान के हाथ में है। अगर कोई नाटक है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और उसे चुनने के लिए कह सकते हैं। यान येहुआन ने कियान बिलन की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। हमारे मन में कोई विशेष नाटक नहीं है, बड़ी बहन और मिस झोऊ जो भी चुनेंगी, हम सुनेंगे। यह सुनकर कियान बिलन मुस्कुराया और यान यी के आसपास बैठे युवा मास्टर्स की ओर देखा। वे सभी झोंगझू प्रांत के उच्च पदस्थ अधिकारियों के बेटे थे। दुर्भाग्य से अपने पिता के निचले आधिकारिक पद के कारण उन्हें उनसे परिचित होने का अवसर भी नहीं मिला। हालांकि यान येशुंग और यान यल कुछ हद तक दिलचस्पी वाले लग रहे थे। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति बड़ी बहन के आसपास बैठे थे और वे भी उनसे परिचय करना चाहते थे। यदि उन्हें पता होता तो उन्हें बड़ी बहन का अनुसरण करना चाहिए था जब वो उनकी दादी के साथ पहले बाहर गई थीं। अब तक जैसे ही दोपहर के भोजन का समय करीब आया, झू जिंगवान को बुलाया गया। दाओहुआ, जो प्राचीन ओपेरा के बारे में कुछ नहीं जानता था, ने जियो येयांग को पुस्तिका लौटा दी। आपने एक भी नाटक का चयन कैसे नहीं किया? दाओहुआ ने अपने होंठ हिलाए और अंत में दो शब्द बोले, पता नहीं। यह सुनकर जियो येयांग तुरंत हंसे, आप कैसे नहीं जान सकते कि एक भी नाटक कैसे चुना जाए? दाओहुआ ने क्रोधित होकर कहा, तो क्या हुआ अगर मुझे नहीं पता कि नाटक कैसे चुनना है? मैं ग्रामीण इलाकों में पला बड़ा हूँ और स्वाभाविक रूप से मुझे कभी नाटक देखने का मौका नहीं मिला। बोलने के बाद उसने अपनी नजरें उस पर से हटा ली। जियो येयांग ने हंसना बंद कर दिया। दाओहुआ की अभिव्यक्ति देखी और यह देखकर कि वह उसे अनदेखा कर रही थी, कुछ हद तक निराश हुआ। उसने झोऊ चेंगे की ओर पुस्तिका फेंक दी और उसे चुनने के लिए कहा। जब तक झोऊ चेंगे ने एक नया नाटक चुना, जियो येयांग ने देखा कि दाओहुआ अभी भी उसे अनदेखा कर रहा था और बेचैन हो गया। डेफू मदद नहीं कर सका लेकिन फिर से स्वर्ग की ओर देखने लगा। उसका स्वामी आशा से परे था। ठीक है, मुझे आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। यह तो महज एक मजाक था, क्या इसमें गुस्सा होने लायक है? थोड़ी देर तक झिझकने के बाद जियो येयांग आखिरकार यह कहने में कामयाब रहा। दाओहुआ वास्तव में नाराज नहीं थी,
लेकिन जियो येयान के आत्मसंतुष्ट रूप को देखकर वह जानबूझकर उसे अपनी दवा का स्वाद देना चाहती थी। उसकी रियायत सुनकर उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और निर्णय लिया कि इसे जाने देने का समय आ गया है। यह सही है, अगर मैं किसी चीज के संपर्क में नहीं आया हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझ नहीं पाऊंगा। जैसे उस समय जब हमें भागते समय भोजन के लिए भीख मांगनी पड़ती थी, आप भी नहीं जानते थे कि यह कैसे करना है। क्या मैं आप पर हंसा था? क्या मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके नहीं सिखाया था? मैं गलत था। जियो येयांग ने दाओहुआ को उनके अतीत की भीख मांगने की बात बताते हुए सुना, तुरंत उसे रोका और यह देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या अन्य लोग उन पर ध्यान दे रहे हैं। राहत मिली कि कोई नहीं था। उसने आसान सांस ली। अगर दूसरों को पता चलता कि उसने भीख मांगकर खाना खाया है, तो उसे अपना चेहरा दिखाने में शर्म आती। उसके पीछे डेफो की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि अपहरण के बाद उसके छोटे राजकुमार को कठिन समय का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह भोजन के लिए भीख मांगने की हद तक था। काफी विचारशील दाओहुआ ने जारी नहीं रखा और इसके बजाय खुशी खुशी अपना ध्यान मंच पर कलाकारों की ओर केंद्रित कर दिया। यह देखकर जियो येयांग ने अपने हल्के दर्द वाले माथे पर हाथ फेरा और पीछे मुड़कर डाफो की ओर देखा, उसे चेतावनी भरी दृष्टि से देखा। उस समय डेफू को अपने स्वामी के प्रति सहानुभूति महसूस हो रही थी। संकेत पाकर उसने चुप रहने की कसम खाने का इशारा किया। आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं। क्या आप जो सुनते हैं उसे समझते हैं? जियो येयांग दाओ हुआ के हल्के फुल्के अंदाज को बर्दाश्त करने में असमर्थ था। वह चुटकी लेने से खुद को नहीं रोक सका। दाओ हुआ ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें आपने मुझे उकसाया है के अंदाज में थोड़ी सिकुड़ गईं। जियो येयांग की कनपटी धड़क उठी। मेरा मतलब यह है कि अगर तुम नहीं समझोगे, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। डेफो अवाक, उसने स्वर्ग की ओर देखा। दाओहुआ मुस्कुराया। ठीक है, मंच पर लोग इतने यही याया तरीके से गा रहे हैं, मैं शब्दों का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। जल्दी करें और मुझे समझाएं। जियो येयांग को अचानक थकावट की लहर महसूस हुई, जैसे कि दाओहुआ का सामना करते हुए उसे हमेशा हार का सामना करना पड़ा। इस्तीफा दे दिया। वो ओपेरा मंच देखने के लिए मुड़े और धीमी आवाज में समझाने लगे। मंच पर यह ओपेरा एक प्रसिद्ध है। दाओहुआ ने ऐसे सुना जैसे यह कोई कहानी हो। सुंदरता के प्रदर्शन को बहुत दिलचस्पी से देखा, समय समय पर सिर हिलाया या एक या दो पंक्तियों के बारे में पूछा। इस बीच झू चेंगे और यान वेनशियू ने जियो येयांग और दाओहुआ पर पूरा ध्यान दिया। इस समय एक को उत्साहपूर्वक नाटक समझाते हुए और दूसरे को सुनने में तल्लीन देखकर उन दोनों को गुप्त रूप से राहत महसूस हुई। पहले कुछ ओपेरा आनंद पर केंद्रित थे, लेकिन बीच में ही एक उथल पुथल भरा नाटक आया। यह कौन सा नाटक है? दाओहुआ की नजर मंच पर टिकी हुई थी और उसने ध्यान नहीं दिया कि जियो येयांग की अभिव्यक्ति अचानक धुंधली हो गई थी। उन्होंने कहा, इस नाटक का नाम है द टेल ऑफ डिवोर्सिंग द हस्बैंड। यह एक हेड मैडम की कहानी है जो अपने पति को तलाक दे देती है और पति के सफल और प्रसिद्ध हो जाने के बाद अपने छोटे बेटे को छोड़ देती है। दाओहुआ आश्चर्यचकित होकर बोला, वह ऐसा क्यों करेगी? घुटनों के दर्द से परेशान लोग इसे जरूर पढ़ें। जियो येयांग ने थोड़ी सी नाराजगी जताई। यह सब इसलिए क्योंकि पति एक रखेल और एक कमीने बच्चे को वापस ले आया, जो उसके छोटे बेटे से भी बड़ा था। यह सुनकर दाओहुआ ने ताली बजाई, तलाक पर शाबाश। जियो येयांग फिर से स्तब्ध रह गया। उसने दाओहुआ को कुछ आश्चर्य से देखा। क्या आपको नहीं लगता कि हेड मैडम बहुत हृदयहीन हैं? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वह अविश्वसनीय है। हालांकि मैंने पूरी कहानी नहीं सुनी है, स्क्रिप्ट पढ़ने के अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि हेड मैडम ने सही काम किया है। अगर एक जगह आपका स्वागत नहीं करती है, तो दूसरी जगह होगी जो आपका स्वागत करती है। दुनिया इतनी विशाल है, कौन किसके बिना नहीं रह सकता। जियो येयांग का दिल धड़क उठा और उसने कुछ कठिनाई से पूछा, क्यों? उसने अपने पति और बेटे को छोड़ दिया। आपको क्यों लगता है कि उसने सही काम किया?
दाओहुआ ने कहा, देखो, पति एक रखेल और एक कमीने बच्चे को वापस ले आया, और वो बच्चा वैध बेटे से भी बड़ा है। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उनकी शादी से पहले ही पति अपनी पत्नी के प्रति बेवफा था। पति की अनुपस्थिति के दौरान मुखिया मैडम ने परिवार की स्थिति को बनाए रखते हुए छोटे बेटे को अकेले पाला। उन्होंने जो कठिनाई और डैक सहा, वह शायद केवल वही जानती हैं। जब पति वापस लौटा, तो वह अपने वैध बेटे से भी बड़े एक कमीने बच्चे को ले आया। क्या यह उसकी वैध पत्नी के चेहरे पर एक करारा तमाचा नहीं है? यदि पति उपपत्नी का और भी अधिक पक्ष लेता है, तो क्या वह सब जो हेड मैडम ने पहले किया था वह मजाक नहीं बन जाएगा? उस तरह के घर में संजोने लायक क्या बचा है? मैं उस मैडम की बहुत प्रशंसा करता हूँ। वो तब छोड़ने में सक्षम थी जब उसके पति ने प्रसिद्धि और सफलता हासिल की थी, जो दर्शाता है कि वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जो घमंड चाहती हो। इस युग में अपने पति को तलाक देने का साहस करने के लिए उसमें असाधारण साहस होना चाहिए जो आम लोगों में नहीं होता है। उसकी निर्णायक प्रकृति उसके भीतर एक गौरव को प्रकट करती है, जो एक साबुत टाइल के बजाय एक टूटा हुआ गहना बनना पसंद करती है। जियो येयांग ने पहली बार ऐसी व्याख्या सुनकर दाओहुआ को अचंभित होकर देखा। बचपन से उन्हें जो शिक्षा मिली, उसके अनुसार एक परिवार के भीतर पत्नी को हमेशा अपने पति का सबसे पहले सम्मान करना चाहिए, और एक पत्नी का अपने पति को तलाक देना एक अनसुनी अवज्ञा थी। लेकिन उसने अपने बच्चे को भी छोड़ दिया। यह सुनकर दाओहुआ चुप हो गया। अफसोस, बच्चा वास्तव में कुछ हद तक निर्दोष है। टूटे हुए परिवार में जो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है वह बच्चा है। लेकिन गलती मैडम की नहीं, उस बदमाश पिता की है। जियो येयांग कुछ हद तक स्तब्ध था और सीधे दाओहुआ को घूर रहा था। गलती मैडम की नहीं, पति की है। क्या ऐसा है? उसके पीछे डेफू पहले से ही इतना डरा हुआ था कि उसके पैर कांप रहे थे। डेमिट, यंग मास्टर झोऊ ने पति को तलाक देने के बारे में यह नाटक क्यों चुना? चैप्टर 150, क्रोध, तुम्हें क्या दिक्कत है? जियो येयांग के कसकर भींचे हुए होठों और उसकी क्रोधित, डूबती हुई आंखों से, जिसमें उग्र संयम की आभा झलक रही थी, दाओहुआ कुछ हद तक भयभीत हो गई। उसने अपने हाथ में ली हुई चाय को अपनी स्कर्ट पर गिरा दिया। जब से वह उसे जानती थी, हालांकि उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, अधिक से अधिक वह शिकायतें बड़बड़ाता था या कुछ कठोर शब्द बोलता था। यह पहली बार था जब उसने उसे इस तरह की शत्रुतापूर्ण भावनाएं व्यक्त करते हुए देखा था। यह सिर्फ दाओहुआ ही नहीं था जो डरा हुआ था, डोंग युवानक्सुआन का चेहरा भी पीला पड़ गया था। वो यान वेंशयू के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने मंच पर तब तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब तक उन्होंने अभिनेता का गाना नहीं सुना और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यह पति को तलाक देने का नाटक था। आपका क्या मामला है? झू चेंगे कुछ अन्य युवा मास्टर्स के साथ बात कर रहे थे जब अचानक उन्हें अपने कंधे पर एक जोरदार थप्पड़ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर उसने देखा कि वह चिंतित और क्रोधित डोंग युवानक्सुआन था। बिग ब्रदर डोंग, क्या हुआ? डोंग युवानक्सुआन ने धीरे से गुर्राते हुए कहा, किसने तुमसे द प्ले ऑफ डिवोर्सिंग द हस्बैंड चुनने के लिए कहा था? जाओ उन अभिनेताओं को अभी रोको। बिना किसी कारण के मारा जाना, डांटना और बिना किसी अनिश्चित शब्दों के आदेश दिए जाने से झोऊ चेंगे को बहुत असहज महसूस हुआ। दरअसल, डोंग परिवार के आधिकारिक पद झोऊ परिवार की तुलना में ऊंचे थे, लेकिन उनका झोऊ परिवार एक कुलीन परिवार था, जिससे डोंग परिवार को कुछ भी नहीं मिलता था। चूंकि डोंग युवानक्सुआन लिटिल प्रिंस का अध्ययन साथी था, इसलिए वह आमतौर पर उसके प्रति काफी सम्मान दिखाता था, लेकिन आज उसके दादा का जन्मदिन समारोह था। इतने सारे लोगों के सामने डोंग युवानक्सुआन का व्यवहार अस्वीकार्य था। वो इस तरह कैसे व्यवहार कर सकता है? यह देखकर कि झोऊ चेंगे चुप और गतिहीन रहा, डोंग युवानक्सुआन अपनी तात्कालिकता में उसे धक्का देने से खुद को नहीं रोक सका। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और मंच पर नाटक बंद करो। इस धक्का से झोऊ चेंगे का चेहरा काला पड़ गया। झोऊ परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में उसका पालन पोषण अत्यंत देखभाल के साथ किया गया था और यहाँ तक कि उसके पिता ने भी कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था।
बिग ब्रदर डोंग, अगर आपको मंच पर नाटक पसंद नहीं है, तो आप ऐसा कह सकते थे। हिंसा का सहारा क्यों लें? आप डोंग युवानिक सुआन और अधिक कहना चाहता था, लेकिन उसी क्षण दूसरी ओर से हंगामा मच गया। हर कोई जियो येयांग को गंभीर भाव के साथ खड़ा हुआ देखने लगा। उसकी अचानक हरकत से उसके बगल की मेज और कुर्सियां टकरा गईं, जिससे चाय के कप लड़खड़ा कर गिर गए। चाय का प्याला टूटने की आवाज से हर किसी का दिल धड़कने लगा, विशेषकर जब उन्होंने जियो येयांग का चेहरा तूफानी आकाश से भी अधिक गहरा देखा, तो वे सभी अधिक चिंतित हो गए। बिना कुछ कहे जियो येयांग चला गया, उसके पीछे कांपता और बेहद चिंतित डीफू चला गया। तुम्हारे साथ क्या गलत है, जो वर्जनाओं की परवाह किए बिना ऐसे नाटक को चुन रहे हो? डोंग युवानिक सुआन ने झोऊ चेंगे पर तीखी नजर डाली, फिर तुरंत मंच से कूद गया और तेजी से जियो येयांग के पीछे चला गया। जियो येयांग के अचानक चले जाने से मंच के आसपास का क्षेत्र शांत हो गया और यहाँ तक अभिनेताओं ने भी मूड को भांपते हुए समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया और रुक गए। कुछ समय पहले ही आवाजें धीरे धीरे फिर से जगह भरने लगीं। यह एक आपदा है, मुझे लगता है कि यान येशुंग ने छोटे राजकुमार को नाराज कर दिया है। कियान बिलन ने यान येहुआन और अन्य लोगों से कहा। उसकी आवाज सदमे में अनियंत्रित हो गई, इतनी तेज कि आसपास के सभी लोगों ने उसकी बातें सुनी, और अचानक सभी की निगाहें दाओहुआ की ओर चली गईं। उस समय दाओहुआ अपनी सीट पर निश्चल कोरे आश्चर्य की छवि के साथ बैठी थी। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि जियो येयांग अचानक क्रोधित क्यों हो गया। उसने कुछ भी अनुचित नहीं कहा था। नीचे विभिन्न परिवारों की युवतियों ने दाओहुआ पर नजर डाली, उनके चेहरे पर कमोबेश शाडेनफ्रूड का भाव था। इतने सारे उपस्थित लोगों के बीच केवल वही लिटिल प्रिंस से बात करने में सक्षम थी, जिससे बेहतर स्थिति और उच्च आधिकारिक रैंक वाले परिवारों की कई उच्च जन्म वाली महिलाएं उससे काफी असंतुष्ट थीं। एक छोटे से घर से आने के कारण उसके शिष्टाचार और शिष्टाचार में कमी है। वो अपने व्यवहार से छोटे राजकुमार को दूर भगाने में कामयाब रही। क्या यह सच नहीं है? अंत में यह पालन पोषण का मामला है। उसने सोचा कि सिर्फ इसलिए कि उसने कुलीन लोगों की नजर पकड़ ली है, वह अपनी जगह भूल सकती है और अपनी सीमा लंघ सकती है। बिल्कुल। क्या आपने देखा कि वह अभी कितनी आत्मसंतुष्ट और अहंकारी थी? वो केवल छोटे राजकुमार के बगल में बैठी थी, लेकिन उससे ओपेरा के बारे में समझाने पर जोर दे रही थी। यह बेशर्मी है। यान येहुआन ने अपने आसपास की युवा महिलाओं की बड़बड़ाहट सुनी और उत्सुकता से दाओहुआ की ओर देखा। यान येशुंग ने दाओहुआ पर भी नजर डाली, लेकिन बिना किसी चिंता के। इसके बजाय उसके होठों पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी। आखिरकार आंटी सही थीं। सबसे बड़ी बहन घर पर हमारे पिता से बात करने की हिम्मत करती है और उसमें शांति और कोमलता का अभाव है। ऐसे स्वभाव से परेशानी होना तय है। और निश्चित रूप से वह झोऊ निवास पर लिटिल प्रिंस को नाराज करने में कामयाब रही, और आज ओल्ड मास्टर झोऊ का जन्मदिन भी कम नहीं था। अब जब छोटा राजकुमार चला गया है, तो झोऊ परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा होगा। सबसे बड़ी बहन एक साथ दो घरों को नाराज करने में कामयाब रही है। अब क्या हमारे पिता को उसे कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए? आसपास की बड़बड़ाहट ने दाओहुआ को वापस होश में ला दिया। इस समय उसके आसपास के लोग चले गए थे, और झोऊ चेंगे और अन्य लोगों ने जियो येयांग के जाते ही उसका तुरंत पीछा किया था। अन्य युवतियों की निगाहों और नर्म उपहासों का सामना करते हुए दाओहुआ की भौहें कस गईं। वास्तव में क्या हुआ? क्या आपका लिटिल प्रिंस के साथ एक और झगड़ा हुआ था? झोऊ जिंगवान जल्दी से वहां पहुंचे। रात का खाना परोसा जाने वाला था, और दादाजी दावत शुरू करने के लिए छोटे राजकुमार का इंतजार कर रहे थे, और अब वह चला गया है। इन आरोपपूर्ण शब्दों को सुनकर दाओहुआ, जो पहले से ही उलझन में था, को क्रोध की लहर महसूस हुई। तुम्हें लगता है कि मैंने जियो येयांग को भी भगा दिया? मैं झोऊ जिंगवान झिझके। मेरा वह मतलब नहीं था। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि अभी वास्तव में क्या हुआ। दाओहुआ का गुस्सा कम हो गया क्योंकि उसने अपने कंधे झुका लिए। मुझे भी नहीं पता। चीजें ठीक थीं। उन्होंने ओपेरा के बारे में बात की,
मैंने सुना और फिर हम दोनों ने अपने विचार साझा किए, लेकिन अचानक वह नाराज हो गए। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी अपनी अभिव्यक्ति बदल सकता है। भले ही मैं गलत बोलूं और उसे बुरा लगे, अगर उसने बताया, तो मैं जो कर सकता था बदल दूंगा, और जो मैं नहीं कर सका, उसके लिए मैं भविष्य में फिर से इसका उल्लेख नहीं करूंगा। इतने सारे लोगों के सामने गुस्से में आना किस तरह का व्यवहार है? वह जितना अधिक बोलती थी, दाओहुआ जियो येयांग पर उतना ही क्रोधित होता जाता था। अब उसे जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था, वह सब उसके कारण था। झू जिंगवान को पता था कि दाओहुआ व्यवहार कुशल नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि कभी कभी उसके व्यवहार और शब्दों में लिटिल प्रिंस के प्रति एक निश्चित श्रद्धा का अभाव था। दाओहुआ को इतना परेशान देखकर उसने आगे नहीं बढ़ाया बल्कि सांत्वना दी। यह ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो। मेरा भाई और तुम्हारे 3 भाई पहले ही उसके पीछे जा चुके हैं। शायद छोटा राजकुमार जल्द ही उनके साथ वापस आ जाएगा। दाओहुआ ने सिर हिलाया। वह वापस नहीं आएगा। आपने उसके चेहरे पर रोष नहीं देखा। वह ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। झू जिंगवान चिंतित हो गया। यदि छोटा राजकुमार वापस नहीं आता है, तो मेरे दादाजी के जन्मदिन समारोह का क्या होगा? यह सुनकर दाओहुआ के चेहरे पर अपराध की भावना बढ़ती हुई दिखाई दी। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि जियो येआन के अचानक गुस्से का उससे कोई लेना देना है, लेकिन जब ऐसा हुआ तो वह उसके करीब अकेली थी। यह निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से उससे संबंधित होना चाहिए। मुझे क्षमा करें, अगर मुझे पता होता तो मैं उसके बगल में नहीं बैठता। झू जिंगवान ने अपने होंठ हिलाए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अंत में, उसने निराशा भरी आह भरी। जियो येआन कौन है? इंपीरियल पैलेस में पला बड़ा, एक व्यक्ति जो राजकुमारों को भी महत्वपूर्ण नहीं मानता, वो किसी बाहरी व्यक्ति का जन्मदिन मनाने के लिए गुस्से में कैसे लौट सकता है? झू चेंगे और यान परिवार के 3 भाई तेजी से गोदी पर पहुंचे, तभी उनकी नजर पहले से ही चल रही दूर की नाव पर पड़ी।